तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंगुलर क्रैश कोर्स। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। इसकी क्या खास बात है? तो ये एक सिंगल पेज ऐप फ्रेमवर्क है, जैसे कि रिएक्ट भी है, बट ये थोड़ा सा अलग है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू रिएक्ट। ये मेंटेन होता है गूगल के डेवलपर्स द्वारा और ये एक ओपिनियटेड फ्रेमवर्क है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है शुरू में। ओपिनियटेड मतलब कि अगर आप एंगुलर में कोड कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप से ही आप फाइल्स को, फोल्डर्स को रखेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि जो कोड के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका इंटरेक्शन एक पर्टिकुलर वे में ही होगा। रिएक्ट में और किसी और फ्रेमवर्क में जो ज़्यादा ओपन होता है उसमें आप चेंज कर सकते हैं अपना आर्किटेक्चर फ्रीली। एंगुलर में ये काफ़ी फिक्स्ड है कि चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाएगा। इसमें टाइपस्क्रिप्ट एज अ डिफ़ॉल्ट है, तो आप मोस्टली एंगुलर जावास्क्रिप्ट में ना लिख के टाइपस्क्रिप्ट में लिखेंगे। टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का ही सुपरसेट है। उसके लिए एक अलग कोर्स है जो आप हमारा चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट से कुछ परेशानी है तो। अब एंगुलर क्यों यूज़ करें? अगर रिएक्ट है और दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं तो हमको एंगुलर क्यों यूज़ करना चाहिए? तो एक तो इसकी जो CLI है वो काफ़ी कुछ एफिशिएंट है, प्रोजेक्ट को सेटअप कर देती है और आप देखोगे कि ज़्यादातर चीज़ें उससे बन जाती हैं। दूसरा, ये काफ़ी मेंटेनेबल और मॉड्यूलर सा कोड स्ट्रक्चर बनाता है। ज़्यादा हमको आर्किटेक्चर और उनके बारे में सोचना नहीं पड़ता। हाँ, फ्लेक्सिबल वो उतना नहीं है, लेकिन मेंटेनेबल, मॉड्यूलर है, स्पेशली बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। तो एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो हो सकता है इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आप नहीं लाना चाह रहे हो, आप रिएक्ट चूज करोगे। लेकिन अगर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कंपनी प्रोजेक्ट है, जिसको आपको आगे तक मेंटेन भी करना है और आपको ज़्यादा वरी नहीं करना, तो उसमें एंगुलर काफ़ी सारी इनबिल्ट चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये इनबिल्ट डायरेक्टिव्स, फिल्टर्स और भी चीज़ें इसमें होती हैं। ये सब क्या है वो हम इस कोर्स में देखेंगे। तो इस कोर्स में हम क्या कवर कर रहे हैं? तो इसमें हम कवर कर रहे हैं कंपोनेंट्स और डेटा बाइंडिंग्स, पाइप्स, डायरेक्टिव्स, सर्विसेज, राउटिंग और एंगुलर मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन और सेटअप से। तो इंस्टॉलेशन और सेटअप में मोस्टली जो होता है जावास्क्रिप्ट में आपको नोड चाहिए होगा। तो node.js.org पे जाके आप लेटेस्ट लॉन्ग टाइम सपोर्ट वर्जन डाउनलोड कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम पे और फिर टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन करके उसमें देखिए कि नोड का क्या वर्जन इंस्टॉल हुआ है। npm भी आप चेक कर सकते हैं। तो npm मोस्टली हमको चाहिएगा। तो npm से एंगुलर को कैसे इंस्टॉल करें? तो एंगुलर को इंस्टॉल नहीं कर रहे, बेसिकली उसकी CLI को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो उसकी CLI के लिए कमांड है npm install -g @angular/CLI। तो इस तरह से आप उसकी लेटेस्ट CLI डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम कोड में जाके देखते हैं ये सब कैसे चलता है और एक पहला प्रोजेक्ट हम सेटअप करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टॉलेशन से। तो मैं टर्मिनल पे जाके npm install -g angular CLI कर देता हूँ। एंगुलर CLI इससे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप एंगुलर CLI कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब आप ng-v इस तरह से कुछ कमांड डाल सकते हैं, या फिर वर्जन के लिए आई थिंक वर्जन फ्लैग पुट करना पड़ेगा। तो ng वर्जन। अब आप देख रहे हो CLI वर्जन, नोड वर्जन, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो यानी एंगुलर प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। तो अब मैं एक नई ऐप बनाता हूँ। तो पहले मैं देखता हूँ मैं डेस्कटॉप में हूँ, यहाँ पे मैं एक नई डायरेक्टरी बनाता हूँ एंगुलर, उसमें मूव हो जाता हूँ। अब मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ng-new। तो ng-new एक कमांड है, इसके आगे आप प्रोजेक्ट का नाम पुट करेंगे। तो ng-new डेमो ऐप। अब आपको पूछ रहा है ये कि राउटिंग आप यूज़ करेंगे या नहीं। राउटिंग एक एडवांस चीज़ है जो हम लास्ट में यूज़ ज़रूर करेंगे, पर अभी मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि कौन सी स्टाइल शीट का फॉर्मेट आप यूज़ करना चाहेंगे। तो मैं CSS ही यूज़ करूँगा, तो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं एंटर कर देता हूँ। ये पूरा सेटअप कर देगा। थोड़ा टाइम लेगा ये इसको सेटअप करने में। पर इसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुली पूरे इंस्टॉल हो गए हैं पैकेजेस। तो मूव हो जाइए डेमो ऐप डायरेक्टरी में और टाइप कीजिए ng-serve। तो ये फर्स्ट कमांड है, इससे एक लोकल सर्वर चल जाएगा जिस पे आपका एंगुलर चल रहा होगा अपने आप। मतलब एंगुलर में जो भी कंपाइलेशंस, जो भी चेंजेस हो रहे होंगे वो अपने आप इस सर्वर को पता होंगे, वो अपने आप
चीज़ों को बिल्ड करता जाएगा। तो यहाँ पे कोई रीलोड या ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप प्रोजेक्ट में सब कुछ पहले से सेटअप है। तो आप ब्राउज़र में जाके देख सकते हैं, एक पोर्ट नंबर वो आपको देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे लोकल होस्ट 4200 4200 पे आप हमेशा एंगुलर का डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन पाओगे। तो ये सर्वर चलते रहना चाहिए, इसको आप बंद ना करें। ये अगर आपने टर्मिनल में पुट किया है कमांड, तो ये टर्मिनल ओपन रहना चाहिए बैकग्राउंड में, या फिर VS कोड के टर्मिनल में भी आपने पुट किया है तो वहाँ पे भी ये चलते रहना चाहिए। तो ये URL मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो आप देखोगे डेमो एप्लीकेशन, ये एंगुलर की डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है जस्ट फॉर शो पर्पज़ कि आपका प्रोजेक्ट सही से सेटअप हो गया है। अब VS कोड में ओपन करते हैं इसी फोल्डर को जो बना है। तो डेमो ऐप नाम का फोल्डर कहीं होगा, इसको आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी फाइल्स हैं। तो सोर्स में आप देखोगे तो यहाँ पे ऐप फोल्डर में आपका मेन फाइल्स होंगी जिसमें आप कंपोनेंट, बहुत सारी चीज़ें, HTML देख रहे होंगे। ये वो टेम्पलेट था जो आपको दिखाई दे रहा था अभी सर्वर पे, लोकल होस्ट पे। उसके अंदर बहुत सारा एक कोड है जो डिफ़ॉल्ट इनका ही है। एक CSS फाइल दिख रही होगी, एक मॉड्यूल TS दिख रहा होगा। तो ये मॉड्यूल TS में आप शुरू में क्या कंपोनेंट्स रखते हैं वो सब यहाँ इनिशलाइज होता है। तो इसमें कुछ होगा डिक्लेरेशंस और ये सब, जिनको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। बट एक ऐप कंपोनेंट आप क्लियरली देख पा रहे हो कि वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जाके देखते हैं तो एनवायरनमेंट फाइल्स हैं। फिर यहाँ आप देखो एक इंडेक्स HTML है, ये वो सिंगल पेज है जो ओपन होता है एंगुलर में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐप रूट लिखा हुआ है। तो ये ऐप रूट ही वो रूट है जहाँ पे आपका एंगुलर अटैच है। तो ये ऐप रूट ही शुरू में लोड होता है और यही आपके मेन कंपोनेंट का नाम है। तो मेन TS में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप मॉड्यूल। तो ये मेन TS फाइल एक तरह से मेन प्रोग्राम है जो एंगुलर सर्वर चलाता है। तो यहाँ पे पहले से लिखा है ऐप मॉड्यूल, तो वो सर्च करेगा ऐप मॉड्यूल को और उसको ही इनिशियलाइज करेगा। ऐप मॉड्यूल अभी हमने देखा था तो वो इस तरह से था और उसके अंदर था ऐप कंपोनेंट। तो ऐप कंपोनेंट यहाँ हम देख रहे हैं HTML जो हमने देखा था। तो इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस लोड होता है और यही ऐप रूट जो है ये इस ऐप कंपोनेंट का ही नाम है। तो इस तरह से यहाँ CSS है, अभी ब्लैंक है, बाद में हम यूज़ करेंगे। यहाँ ये स्पेक फाइल है जो हम यूज़ नहीं करेंगे, टेस्टिंग में काम आती है, डिलीट कर दीजिए चाहे। और इस तरह से ये सारी फाइल्स यहाँ पे हैं। TS फाइल है जिसमें आप अपना कोड मोस्टली जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड रखोगे। और यहाँ टॉप पे आप सेलेक्टर देख पा रहे होगे ऐप रूट, वही सेलेक्टर वहाँ पे लिखा हुआ था जो बता रहा था कि ये कंपोनेंट का नाम ऐप रूट है। कुछ एंगुलर JSON फाइल होगी जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन इस प्रोजेक्ट में तो हम मिनिमम रखेंगे, बट आप यहाँ पे एंगुलर से रिलेटेड काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन बदल सकते हैं। इसके अलावा पैकेज JSON जो कोई भी नोड प्रोजेक्ट में होती है वो यहाँ भी होगी और इसमें आपको पता लगेगा कि एंगुलर की कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड हैं। फ्यूचर में भी कुछ और भी आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे npm इंस्टॉल के बाद वो डिपेंडेंसीज में दिखाई देगा। वर्जन्स भी आप चेक कर सकते हैं कि 12 वर्जन ऑफ एंगुलर यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे वो होगा कंपोनेंट्स एंड डायरेक्टिव्स के बारे में। तो इंटरपोलेशन एक टेक्निक है जो हम काफ़ी यूज़ करेंगे एंगुलर में। उसका मतलब है जो ये आप करली ब्रेसेस देख रहे हो, इस तरह से हम कोई भी वेरिएबल को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कहीं भी स्ट्रिंग के प्लेस पे। तो ये करली ब्रेसेस आपको बताएंगे कि ये जो चीज़ इसके अंदर है वो बेसिकली एक व्यू मॉडल है। तो व्यू मॉडल मतलब जो भी आपने अपनी जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट फाइल में लिखा है वहाँ से जो व्यू मॉडल वेरिएबल जो आप टॉप पे डिक्लेयर करते हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे आएगी इंटरपोलेट होके। तो इसमें एक्सप्रेशंस भी लिखे जा सकते हैं जैसे प्लस किया या और कॉम्प्लिकेटेड अगर आप कंडीशनल आर्गुमेंट दे रहे हो, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन स्टेटमेंट तो चेन करके या कैसे भी आप लिख सकते हो। एक चीज़ हम जानेंगे कि एंगुलर के मॉड्यूल में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे कंपोनेंट, सर्विसेज, पाइप्स, डायरेक्टिव्स। ये पूरा एक मॉड्यूल बनाता है। ज़रूरी नहीं है मॉड्यूल में सारी चीज़ें हों, इनमें से कोई हो भी सकती है। मोस्टली कंपोनेंट्स तो होते ही हैं, उसके अलावा ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मॉड्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो चीज़ों को डिवाइड करता है। तो जो आपकी पहली ऐप है उसमें पहला मॉड्यूल देख रहे हो ऐप मॉड्यूल, वो एक तरह का रूट मॉड्यूल है। तो ऐप मॉड्यूल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि आप एक फीचर 1 और फीचर 2 इस तरह से दो अलग अलग कंपोनेंट उसमें पुट कर रहे हो। तो ऐप कंपोनेंट एक टॉप लेवल कंपोनेंट होगा
तो ये जो येलो में हम देख रहे हैं पूरा मॉड्यूल है, इसके अंदर मैंने कंपोनेंट का एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें ऐप टॉप पे है, ऐप कंपोनेंट जिसको हम रूट कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, उसके अंडर यानी उसके जो कोड होगा उसके अंदर आप फीचर 1 फीचर 2 ऐसे कोई कंपोनेंट्स बना सकते हैं। हम यहाँ कुछ अलग तरह के कंपोनेंट बनाएंगे। एक स्ट्रक्चर है जो हम थोड़ा बाद में देखेंगे इस कोर्स में, वो है कि आप हर फीचर का भी एक मॉड्यूल बना सकते हो। तो यानी मॉड्यूल अपने आप में ही अपना कंपोनेंट और चीज़ें कंटेन करे रखेगा, तो हर मॉड्यूल अपने अंदर दूसरे मॉड्यूल कंटेन किए हुए। दोनों स्ट्रक्चर्स को धीरे धीरे हम इस कोर्स में समझेंगे। तो जो नई ऐप बनी है उसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देखते हैं एंगुलर के। तो ये जो टेम्पलेट है सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। तो ये HTML में यहाँ पे डिक्लेयर्ड किया हुआ है, तो उसी वजह से आपको ये टेम्पलेट दिख रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसकी जगह आप कुछ पुट कर दीजिए ताकि आपको पता लगे टेम्पलेट लाइव अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे इसको सेव मैंने कर दिया। अगर आप जाके अब टेम्पलेट को चेक करोगे तो आपको वहाँ पे ऐप दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ऐप दिख रहा है, तो आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली आपका सर्वर चल रहा है, रीलोड हो रहा है। तो ng सर्व मैंने बैकग्राउंड में एक जगह पे चला रखा है। अब मैं ng जनरेट कंपोनेंट कार्ड, तो इससे मैं पहला कंपोनेंट जनरेट करता हूँ। तो मैं ऐप कंपोनेंट में काम नहीं कर रहा, मैं एक नया कंपोनेंट जनरेट कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे कार्ड फोल्डर एक बन गया, तो इसमें पहला कंपोनेंट अपने आप आपका आ गया है। तो ये कंपोनेंट में भी HTML फाइल होगी, एक TS फाइल होगी जिसमें जावास्क्रिप्ट कोड, यहाँ इसका नाम होगा, जैसे ऐप कार्ट इसका नाम है, फिर टेम्पलेट URL में लिखा हुआ है कि कौन सा इसका HTML है और स्टाइल में कौन सी इसकी CSS है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल या जावास्क्रिप्ट, एक HTML फाइल और एक CSS फाइल। ये तीनों किसी भी कंपोनेंट में बाय डिफ़ॉल्ट होंगे ही। अब ये ऐप कार्ड जो इसका नाम है वही कंपोनेंट का सेलेक्टर है, इसी को यूज़ करके आप कहीं भी इस कंपोनेंट को पुट कर सकते हैं। तो जैसे मैं ऐप कंपोनेंट में इसको पुट कर देता हूँ, जो मेन हमारा कंपोनेंट था, तो यहाँ ऐप कार्ट इस तरह से टैग की तरह इसको लिखेंगे तो कार्ट कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। आप देख रहे हो कार्ट वर्क्स। तो ये जो कार्ट वर्क्स इस तरह का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है। इसको हटा के देखते हैं तो केवल डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, तो कार्ट वर्क्स आ रहा है। साइड बाय साइड चीज़ों को रखते हैं, तो हम कोड भी करेंगे और देखेंगे कि लाइव क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो कार्ट वर्क्स कहाँ लिखा है देखते हैं। तो यहाँ पे मैं, ये तो TS फाइल हो गई, ये इसकी HTML है, cart.component HTML, कार्ट वर्क्स यहाँ लिखा हुआ है। इसकी जगह मैं कुछ बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स पुट करना चाहता हूँ। तो हम एक कार्ट जैसा कुछ बनाएंगे। तो बूटस्ट्रैप सबसे पहले कोई भी CDN से सबसे इजी तरीका होता है, CDN पे जाएं और वहाँ से लिंक पुट कर दें। वैसे और भी तरीकों से बूटस्ट्रैप पुट की जा सकती है, अभी के लिए सबसे इजी मेरे को यही लग रहा है। तो हम npm वगैरह से इंस्टॉल ना करके सीधे यहाँ पे एक हेड में, कौन सा हेड, इंडेक्स HTML, क्योंकि वही मेन एप्लीकेशन है एंगुलर की, तो उसमें लिंक में हम इसका लिंक पुट कर दें। तो लिंक टैग में href में CDN लिंक, इस तरह से बूटस्ट्रैप आ जाएगी। यहाँ ये थोड़ा फॉन्ट चेंज भी लग रहा है, बाकी अभी प्रूव हो जाएगा जब बूटस्ट्रैप के कुछ कंपोनेंट बनाएंगे। तो मैं एक डिव बना लेता हूँ, इसके अंदर ही पूरा हमारा कार्ट बनाएंगे। तो एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं, टाइप टेक्स्ट रख लेंगे, इसमें कुछ क्लास पुट करते हैं ताकि पता लगे कि ये बूटस्ट्रैप काम कर रहा है। तो जैसे फॉर्म कंट्रोल क्लास होती है जो इसको फुल विड्थ कर देती है, थोड़ा सा अच्छा दिखाती है। बटन है, बटन में भी क्लास होती है BTN और BTN सक्सेस जो उसको ग्रीन बटन बना देती है। सेव करके देखते हैं, एक लिस्ट भी बना लेते हैं उससे पहले, और ULLI। तो लिस्ट में क्लास होती थी लिस्ट ग्रुप आइटम। अब रीलोड किया तो यहाँ पे क्योंकि नाम नहीं था बटन का, तो ऐड बटन पुट किया और विड्थ 100 कर देते हैं, फुल विड्थ। ऊपर इनपुट बॉक्स भी सही से बन गया है। लिस्ट की क्लासेस गलत है हमारी, लिस्ट ग्रुप आइटम होगा। तो अब देखते हैं, तो यहाँ लिस्ट में कुछ आइटम है नहीं, तो मैं item 1 लिख देता हूँ। तो अब item 1 दिख रहा है, तो सारा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। अभी ये कुछ काम नहीं करेगा, बट एक लेआउट हमारे लिए बन गया है। तो यहाँ एक CSS फाइल भी आपकी है, इसमें भी थोड़ा सा एक चेंज करके पुट करके देख सकते हैं, इससे पता लगेगा कि CSS भी आप कंपोनेंट में यूज़ कर पाओगे। तो कलर ग्रे मैंने पुट किया। अब ये ग्रे क्लास जहाँ पे भी, जैसे इस हेडिंग पे ही पुट कर देते हैं, तो इसकी जो लोकल CSS है वो इस कंपोनेंट में यूज़ हो जाएगी। तो ये CSS केवल इसी कंपोनेंट में यूज़ हो सकती है, बाहर के कंपोनेंट्स में नहीं यूज़ हो पाएगी। अब मैं इंटरपोलेशन से स्टार्ट करता हूँ। ये जो ब्रैकेट्स हैं, 2 कर्ली ब्रेसेस, कंपोनेंट नेम नाम से एक प्रॉपर्टी, बट फेल टू कंपाइल क्योंकि इस नाम की प्रॉपर्टी है नहीं। तो हम पहली प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं कंपोनेंट नेम।
तो कार्ट कंपोनेंट क्लास में आपने बनाई ये प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू दी कार्ट, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कार्ट लिखा आ गया। तो एक तरह से आपकी वैल्यू, और कुछ भी चेंज करके देखिए, मे बी कार्ट कंपोनेंट आप लिख दो तो यहाँ पे ये लाइव चेंज होता जाएगा। तो मे बी कार्ट लिखना ही सही है, छोटा नाम सही है। तो ये हो गया, इस वेरिएबल को जनरली हम व्यू मॉडल वेरिएबल बोलेंगे क्योंकि ये व्यू में डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अब मैं दूसरी तरह की एक बाइंडिंग दिखाऊंगा। जैसे मैं यहाँ डिसेबल्ड पुट करता हूँ तो बटन डिसेबल होता है, इसको क्या हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में पुट कर देते हैं और बटन डिसेबल्ड नाम से इसकी बाइंडिंग करते हैं। ये बाइंडिंग क्या है, अभी ये कंपाइल नहीं हुआ, तो इसको एक बटन डिसेबल्ड नाम का वेरिएबल चाहिए। तो अगेन व्यू मॉडल वेरिएबल बनाया, बटन डिसेबल्ड शुरू में फॉल्स रखा, तो अभी ये एकदम डिसेबल्ड नहीं है, ट्रू कर दिया तो ये डिसेबल्ड है। तो एक तरह से आप एट्रीब्यूट्स को भी बाइंड कर पा रहे हो। एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को आप स्क्वायर ब्रैकेट से चेंज कर सकते हो। तो इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मैं एक कंस्ट्रक्टर में एक सेट टाइम आउट ले लेता हूँ। सेट टाइम आउट से क्या होता है, कुछ इंटरवल के बाद आप कुछ कर पाते हो। तो मैं 2000 मिली सेकेंड यानी 2 सेकेंड के बाद कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं जो ये बटन डिसेबल है उसको 2 सेकेंड बाद इनेबल करना चाहता हूँ, तो दिस डॉट बटन डिसेबल्ड। तो ये ध्यान रखिए, कोई भी व्यू मॉडल को जब आप यूज़ करोगे तो दिस से आइडेंटिफाई करोगे, तो दिस डॉट बटन डिसेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। तो अब 2 सेकेंड बाद क्या होगा, ये अपने आप इनेबल हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इनिशियली डिसेबल्ड है, फिर इनेबल हो जाता है और उसके बाद ये क्लिकेबल भी हो जाता है। तो ये एक और तरह की बाइंडिंग हुई जिसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हो। तो ये एक तरह से कोई भी एट्रीब्यूट, आप ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट हो HTML का, वो चेंज कर सकते हो। अब मैं एक और बाइंडिंग लूंगा, यहाँ पैरेंथेसिस सर्कुलर है और इनपुट मैं लिखता हूँ। तो इनपुट एक इवेंट है HTML का ही, जैसे क्लिक एक इवेंट है, और यहाँ पे मैं इसके सामने एक फंक्शन लिखूंगा जैसे गेट आइटम। तो फंक्शन, तो ये जो बाइंडिंग है वो है इवेंट बाइंडिंग। तो हम यहाँ पे इसको चाहिए होता है एक फंक्शन, तो फंक्शन टाइपस्क्रिप्ट में डायरेक्टली इसी तरह से लिख लिया जाता है, इसमें फंक्शन की ज़रूरत नहीं है क्लास के अंदर क्योंकि आप मेथड बना रहे हो। तो कंसोल लॉग में भी हम अलर्ट यूज़ करते हैं, तो कॉल्ड इस तरह से। तो जब भी मैं टाइप करूँगा कॉल्ड लिखा आ जाएगा। थोड़ा सा इरिटेटिंग है, कुछ भी एक भी कैरेक्टर आप टाइप करते हो तो इनपुट इवेंट एमिट होता है और ये कॉल्ड आ जाता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल ऑब्जेक्ट भी होता है, डॉलर इवेंट। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये एंगुलर का पार्ट है, डॉलर रिप्रेजेंट करता है कि आप एंगुलर के इंटरनल वेरिएबल यूज़ कर रहे हो। तो ये आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा कि इस इवेंट में हुआ क्या था, मतलब आपने टाइप किया। तो ये ई के नाम से मैं रखता हूँ इसको आर्ग्यूमेंट। ई में एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको इसको टाइपस्क्रिप्ट की तरह देना पड़ेगा, तो मैं अभी एनी दे देता हूँ। एनी का मतलब कुछ भी वो हो सकता है टाइपस्क्रिप्ट में। तो कंसोल पे हम देखते हैं, तो मैं कुछ टाइप करता हूँ, तो जैसे ए टाइप किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक इवेंट आया। इसको आप एक्सपेंड कीजिए, बहुत इन्फॉर्मेशन है इसमें। टारगेट के अंदर जाइए, उसमें भी बहुत नीचे आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो वैल्यू में ए लिखा हुआ है। तो जो भी इस वक्त इनपुट में वैल्यू है वो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में है, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ही हमको चाहिए, तो हम लिख लेते हैं। तो एक तरह से गेट आइटम जब भी आप टाइप करोगे आपको लेटेस्ट वैल्यू ए बी ABC इस तरह से दे देगा। तो एक तरह से आपने एक फंक्शन बनाया जो आपको इनपुट में इस वक्त क्या वैल्यू चेंज हुई है लास्ट, उसके बाद में वो आपको दे देगा। तो दिस डॉट कंपोनेंट नेम को मान लो मैं इसके बराबर करना चाहता हूँ, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिख दूंगा। तो अब चला के देखते हैं, तो यहाँ टाइप कीजिए, शुरू में तो कार्ट है, कंपोनेंट नेम की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है। अब टाइप कीजिए ABC, जो भी आप टाइप करते हैं वही ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर बार चेंज हो रही है वैल्यू, असाइन हो रही है। एंगुलर अपने आप व्यू को अपडेट करते हैं। तो एंगुलर इस तरह से अलग है रिएक्ट से क्योंकि इसमें रेंडर एंगुलर खुद करता है, आपको नहीं बताता वो। आप व्यू मॉडल चेंज कीजिए, वो खुद ही टैग करके चेंजेस कर देता है। तो अब मैं यहाँ पे एक और इवेंट बाइंडिंग लगाता हूँ क्लिक की। तो एक क्लिक में हम एक ऐड टू कार्ट पुट कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो कार्ट में ऐड हो जाए, तो कार्ट कोई वेरिएबल होगा। तो ऐड टू कार्ट बाइंडिंग बनाई, तो ऐड टू कार्ट नाम का एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मेथड बनाया ऐड टू कार्ट, इसमें हम क्या ऐड करना चाहते हैं, यही जो टारगेट वैल्यू ऊपर हमने इनपुट से ली थी, तो उसको भी स्टोर करने के लिए कुछ बनाते हैं। तो मैं आइटम नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें जो भी आइटम हम टाइप कर रहे हैं वो आ जाए। तो इनिशियली इसको ब्लैंक वैल्यू में दे देता हूँ, और हम चाहेंगे कि जब भी हम उसमें इनपुट में टाइप कर रहे हैं तो दिस डॉट आइटम इक्वल टू जो भी ये टारगेट वैल्यू है उसके बराबर हो जाएगा।
तो इस तरह से पहला काम तो हो गया, आइटम में उसकी वैल्यू तो आ जाएगी। अब कार्ट में उसको पुश करना है, तो कार्ट अभी तक बनाया नहीं। कार्ट जनरली एक एरे ही होगा क्योंकि बहुत सारे आइटम आप पुश कर सकते हो। तो कार्ट को पुट किया यहाँ, और दिस डॉट कार्ट डॉट पुश यूज कर लेते हैं, और इसमें क्या दिस डॉट आइटम जो भी वैल्यू उस वक्त होगी वो पुश कर देंगे, और ये ऐड टू कार्ट उसके क्लिक पे चलेगा। अभी ये कह रहा है कि आइटम नेवर टाइप का है, तो ये एक चीज़ है यहाँ पे एनी आप पुट कर दीजिए अभी के लिए टाइप स्क्रिप्ट में, वरना डिफ़ॉल्ट एरे नेवर हो जाती है। तो अब सब कुछ रीलोड हो चुका है, ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा मैं, जैसे item1 तो ऐड किया, पर यहाँ पे कुछ नीचे तो स्टैटिक कोड है तो आपको दिखेगा नहीं कार्ट में, तो यहाँ कार्ट पुट कर देते हैं। तो इंटरपोलेशन में पहले ही लिस्ट आइटम में लेट से कार्ट पुट करते हैं। तो अब ऐड कर रहा हूँ तो भी कुछ नहीं दिख रहा, item2 कुछ भी नहीं, क्योंकि कार्ट एक एरे है, एरे डायरेक्ट नहीं दिखेगा। तो जॉइन लगाते हैं, उससे जॉइन से क्या होता है वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। तो आइटम ऐड किया item2, अब इसके बीच में ये पाइप जैसा साइन आ रहा है। तो अब आप देख रहे हो थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, वापस से ट्राई करते हैं item1 फिर item2। बस एक प्रॉब्लम है कि ऊपर वाला ये item2 है, ये हटता नहीं है, तो इसके लिए क्या करें, मे बी पुश करने के बाद दिस डॉट आइटम को ब्लैंक कर देते हैं। बट आइटम तो ब्लैंक हो रहा है बट उससे वो हटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनपुट से आइटम का कोई कनेक्शन अभी तक बना नहीं जो इनपुट था ऊपर। तो यहाँ पे आपको एक बाइंडिंग और करनी पड़ेगी, तो वो होगी स्क्वायर ब्रैकेट वाली बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग। आप लिखोगे कि वैल्यू आइटम के बराबर है, तो एक तरह से अब ये कंट्रोल्ड इनपुट बन गया। अब जो भी इसमें टाइप करोगे, एंटर करोगे, तो वहाँ पे जब ब्लैंक हुआ तो ये भी ब्लैंक हो रहा है। तो इस तरह से अब ये प्रॉपर चल रहा है। ये तरीका item1 2 3 एक ही लाइन में दिखाना हम नहीं चाहते, बट अभी हमारे पास यही जरिया है। तो दो तरह की बाइंडिंग हो गई इस इनपुट पे, एक हो गई इनपुट, एक हो गई वैल्यू। इनपुट जो ऊपर थी वो है इवेंट बाइंडिंग, मतलब आप एक इवेंट से एक मेथड कॉल कर रहे हो। दूसरी बाइंडिंग हो गई डेटा, यानी कोई डेटा से आप इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हो, तो डेटा बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग। अब मैं डेटा और इवेंट बाइंडिंग को एक साथ कर देता हूँ, तो यही एक मैजिकल चीज़ है एंगुलर में। तो यहाँ पे मैं एक और इनपुट उसको कमेंट करता हूँ, वैसा ही कॉपी एक और बना लेता हूँ, और इस पे मैं लिखता हूँ पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उस पैरेंथेसिस ng मॉडल। तो ng मॉडल के बाद में मैं लिखता हूँ आइटम, जो नाम था वैल्यू का। अब यहाँ एरर आ रही है, इसका रीज़न है कि इसको ये ng मॉडल कुछ है जो यहाँ नहीं होता, एक फॉर्म्स मॉड्यूल में होता है। तो ये मॉड्यूल्स क्या है वो हम थोड़ी देर में समझेंगे, बट अभी ये मान लीजिए फॉर्म्स मॉड्यूल से एक नई तरह की चीज़ आ रही है जिसको हम वैसे डायरेक्टिव बोलते हैं। तो ng मॉडल आ गया। अब रीलोड करते हैं। आप टाइप कर रहे हो item1, एंटर कर रहे हो, item2 एंटर कर रहे हो, item3 एंटर कर रहे हो। तो वही सब कुछ जो आपने इतने मुश्किल से गेट आइटम फंक्शन बनाया था और वैल्यू से बाइंड किया था, वो दोनों काम एक ही चीज़ कर रही है। तो ये होती है टू वे बाइंडिंग, मतलब कि जो आप टाइप कर रहे हो वो आइटम में जा रहा है, और जो आइटम में है वो वापस इनपुट जो आपने बॉक्स बना रखा है उसमें आ रहा है। तो एक स्पेशल चीज़ है टू वे बाइंडिंग। तो इस तरह से आपका गेट आइटम वाला पार्ट तो अभी काम का ही नहीं रहा, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। आप वन वे बाइंडिंग भी चाहते हो तो गेट आइटम भी वापस बना सकते हो, वरना ng मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ng मॉडल में अभी मैं एक बार ट्राई करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, कंपोनेंट नेम पुट कर दिया जो ऊपर दिख रहा है। तब आप देख रहे हो ऊपर शुरू में ही कार्ट आ गया। तो क्यों? क्योंकि कंपोनेंट का शुरू में वैल्यू आपने कार्ट दी हुई थी, तो वही वैल्यू आपको वापस मिल रही है। तो जो वैल्यू आपने दी हुई थी वही आपको वापस मिल रही है शुरू में भी। अब यहाँ जैसे ही आप चेंज करोगे, कुछ भी जैसे ही चेंज करते हैं वैसे ही वो ऊपर भी चेंज हो रहा है। तो ये एक तरह से टू वे बाइंडिंग है, कुछ भी आप कर लीजिए वो उसके साथ में चेंज होगा ही। अब h2 हम पुट करते हैं। यहाँ पे h2 में आइटम मैंने एक पुट किया कि आइटम की वैल्यू क्या है चेक करने के लिए, और ng मॉडल एक और बना दिया, और इस फील्ड को आप कुछ और बना दीजिए, जैसे कि मे बी आप टेक्स्ट एरिया, तो वैसे ऐसे नहीं बनेगा, तो आप पासवर्ड बना दीजिए। तो अब आप देखेंगे तो ऊपर मैं टाइप करता हूँ कुछ भी, वो नीचे भी टाइप हो रहा है और यहाँ पासवर्ड में भी हो रहा है, या पासवर्ड में टाइप कीजिए उसमें भी हो रहा है। तो एक तरह से सभी कुछ आपस में बाइंडेड है। जो भी वेरिएबल में आप वैल्यू पुट कर रहे हो वो सब में एक साथ ट्रांसफ़र हो रही है, हर जगह एक साथ अपडेट हो रही है। तो यही टू वे बाइंडिंग है ng मॉडल से जो हो रही है। तो डायरेक्टिव की बाइंडिंग्स को समझने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो है आप इन ब्रैकेट्स को ध्यान रखिए। तो ये जो चीज़ है वो डेटा बाइंडिंग है,
जिसमें आप देख रहे हो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और ये बता रहे हैं कि जो डिसेबल्ड प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, HTML एलिमेंट हो सकता है, तो उसकी जो ये प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू डिसेबल्ड नाम के व्यू मॉडल वेरिएबल से आ रही है। इसी तरह से इवेंट बाइंडिंग में आप देख रहे हो ये पैरेंथेसिस या राउंड तरह के ब्रैकेट्स हैं, इसमें आप इवेंट बाइंडिंग दोगे, यानी सामने कोई फंक्शन दोगे जो डिक्लेयर्ड है पहले से, तो दोनों में डिफरेंशिएट आप कर पाओगे ब्रैकेट देख के। और तीसरी तरह की जो बाइंडिंग है, टू वे बाइंडिंग, उसमें आप इजीली देख पाओगे कि उसमें स्क्वायर ब्रैकेट भी है और सर्कुलर भी है इस पर्टिकुलर ऑर्डर में, और वो आपको दिखाएगा कि जो सामने वेरिएबल लिखा हुआ है उससे आपकी टू वे बाइंडिंग है। मतलब नेम में कुछ चेंज हुआ तो जो एलिमेंट है उसमें चेंज होगा, जैसे इनपुट बॉक्स में, और इनपुट बॉक्स में कुछ चेंज हुआ तो नेम में अपने आप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टिव का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कुछ डायरेक्टिव्स का यूज़ करना, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक अलर्ट बना देता हूँ जो बूटस्ट्रैप का डिफ़ॉल्ट अलर्ट होता है, और वो बताएगा कार्ट इज़ एम्प्टी। तो अलर्ट में अलर्ट डेंजर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे दिखाई देगा कार्ट इज़ एम्प्टी, पर ये हमेशा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ जब कार्ट एम्प्टी हो तभी ये दिखाए। तो ऐसे कंडीशनल कैसे हम व्यू दिखाएं, तो *ng if लिखते हैं। तो ng if एक डायरेक्टिव है जो डोम को मैनिपुलेट कर सकता है। ये बताएगा कि इफ़, जैसे इफ़ होता है कंडीशनल, कार्ड डॉट लेंथ अगर है तो ये दिखाई दे। वैसे अब ये उल्टा हो गया, क्योंकि कार्ड की लेंथ है तो वो दिखाई देगा, तो इसको नॉट कर सकते हो आप। तो कार्ड डॉट लेंथ ट्रू और फॉल्स कैसे होगा, अगर 0 है तो फॉल्स होगा और कोई भी नंबर है तो ट्रू हो जाएगा। तो इसको नेगेटिव आपको रखना होगा, तो निगेशन लगा देते हैं। अब आप देख रहे हो कार्ट इज एम्प्टी, पर जैसे ही कुछ ऐड करोगे, जैसे मैं आइटम 1 ऐड करता हूँ तो वो गायब हो गया। तो ये इफ़ लगाया है। स्टार का क्या मतलब है इस डायरेक्टिव में, जैसे आपने और भी डायरेक्टिव देखा था अभी ऊपर ng मॉडल, तो ng से जो भी स्टार्ट होगा इसका मतलब वो डायरेक्टिव है जो एंगुलर हमको प्रोवाइड कर रहा है। डायरेक्टिव्स डोम को चेंज करने के काम आते हैं डायरेक्टली। तो जैसे आप इमेजिन कीजिए, जैसे इमेज है, इमेज पे आप src लिखते हो, तो src क्या बताता है कि ये इमेज में क्या लोड होगा, तो वो भी एक तरह का डायरेक्टिव है, बट वो HTML में इनबिल्ट है तो उसको हम एट्रीब्यूट बोल देते हैं। तो ऐसे ही एट्रीब्यूट्स की तरह ही ज़्यादातर डायरेक्टिव दिखाई देंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो एट्रीब्यूट्स ही हों, बट मोस्टली एट्रीब्यूट्स जैसे ही आप यूज़ करोगे। तो स्टार यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है, मतलब ये स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है कोड का। तो ng if मैंने यहाँ पुट किया। अब मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जब एक्चुअली में कुछ हो तो भी हमको कुछ दिखना चाहिए, मतलब जब कार्ट में आइटम हो तो हम कुछ रखना चाहते हैं, तो मैं एक और ng if भी लगा सकता हूँ ऐसा। या इसका एक और तरीका भी है, मैं यहाँ पे ये पुट कर देता हूँ। तो अब मैं एक्चुअली ये दिखा रहा हूँ कि जो लिस्ट है, यूएल जो लिस्ट है वो तभी दिखाई दे, क्योंकि आपको ये एक एम्प्टी लिस्ट सी दिखाई दे रही थी, वो तभी दिखाई दे जब आइटम हो, वरना ब्लैंक जो ये दिखाई देता है ये ना दिखाई दे। तो अब कार्ट एम्प्टी दिख रहा है, आइटम 1 तो लिस्ट वाला ये दिखता है, तो एम्प्टी वो दिखाई नहीं देता, तो वो कार्ट डॉट लेंथ उसकी कंडीशन है कि जब लेंथ हो तभी वो दिखाई दे। तो ng if मैंने इस तरह से यूज़ किया है। नाउ ये तो हो गया कि ng if को ही आपने एक बार ट्रू और फॉल्स उल्टा करके यूज़ कर लिया। इफ़ के साथ जनरली हम एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं इफ़ लिखता हूँ और एल्स वाला पार्ट में नीचे जो वो था लिख देता हूँ, पर वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ng टेम्पलेट, ठीक है। तो अब मैं ये ng if हटा देता हूँ और मैं इसको एल्स की तरह यूज़ करूँगा, जो ऊपर इफ़ था उसके एल्स की तरह। तो यहाँ पे मेरे को एक स्पेशल चीज़ चाहिएगी, तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ एल्स और यहाँ एक नाम लिखता हूँ मैं अलर्ट, तो ये अलर्ट नाम की चीज़ आ जाए एल्स में। तो अलर्ट वो क्लास नहीं बात कर रहा मैं, ये हैश अलर्ट में लिखता हूँ। ये रेफरेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी HTML एलिमेंट का। तो यहाँ गड़बड़ ये है कि अभी ये हमको टेम्पलेट का रेफरेंस देना था, न कि एलिमेंट का। तो एलिमेंट रेफरेंस हम बाद में भी एक जगह देखेंगे, बट ये अलर्ट आप कट कीजिए और ng टेम्पलेट पे पेस्ट कर दीजिए। तो अब ये सही से काम करेगा। तो मैं कुछ पुट करता हूँ, एम्प्टी दिख रहा है और अब वो दिखने लग गया। तो ये इफ़ एल्स की कंडीशन है। जब आप श्योर ही हो कि इफ़ या एल्स इनमें से एक चीज़ दिखनी चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि एल्स वाले पार्ट में आप लिख दो कि अलर्ट। तो अलर्ट एक नाम है, आप कुछ और भी रख सकते थे, जो भी हैश में नाम होगा वही आप ऊपर एल्स में लिखोगे। फाइनली इस एरे को थोड़ा अच्छा करते हैं। इसके लिए भी एक स्पेशल डायरेक्टिव है जिसका नाम है ng for। तो जैसे फॉर लूप है वैसे ng for, और स्ट्रक्चरल है ये डायरेक्टिव। तो लेट आइटम ऑफ कार्ड, तो आइटम ऑफ कार्ड, इससे आपको याद होगा फॉर लूप। तो आइटम एक आइट्रेटर है और ऑफ फॉर ऑफ लूप हम यूज़ कर रहे हैं उसी तरह से।
और कार्ट वो वेरिएबल था जो व्यू मॉडल में एरे था। तो आइटम पुट कीजिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में, तो अब जो भी आइटम आप पुट करोगे अपने आप एक एलिमेंट बनता जाएगा, तो लिस्ट अपने आप ऐड होती जा रही है। इस चीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ng-for में ध्यान देने की ये है कि ng-for के अंदर लूप नहीं होता, ng-for खुद ही लूप होता है। क्या मतलब कि जैसे जो li आइटम है उस पे ng-for लिखा हुआ है, इसका मतलब li आइटम्स बार बार बनेंगे। ऐसा नहीं है कि ng-for के अंदर जो पार्ट लिखा है वो बार बार बनेगा। तो जहां ng-for लिख दिया गया उसी लेवल से रिपीट होना चालू करेगा। यानी अगर आप यूएल पे मान लो गलती से लिख देते तो बहुत सारी यूएल लिस्ट्स बन जाती, लेकिन वो नहीं चाहिए। लिस्ट तो एक ही चाहिए, लिस्ट में आइटम बहुत सारे चाहिए, तो इसलिए हमने उसको li पे लगाया। तो जिस पे भी लगाओगे वही बार बार बनने लग जाएगा। यहाँ एक और चीज़ हम लगा सकते हैं, लेट i इक्वल टू इंडेक्स। तो ये इंडेक्स एक कीवर्ड है, तो ये इंडेक्स अपने आप एंगुलर जानता है कि आप ng-for में इंडेक्स की बात कर रहे हो। तो जैसे एरे में इंडेक्स होती है 0 1 2, उस तरह से आप इसको यूज कर रहे हो। तो i मैंने लेट कुछ ऐसे ही बनाया, लोकल वेरिएबल, उसको इंडेक्स के बराबर कर दिया। तो मैं अब यहाँ i भी यूज कर सकता हूँ। ये i कहीं पे भी आप टाइप स्क्रिप्ट में नहीं देख पाओगे, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में तो i है ही नहीं, डिक्लेयर ही यहाँ हुआ है। तो एप्पल ऐड करते हैं 0 एप्पल, तो 0 से शुरू होता है। मे बी आप 1 से शुरू करना चाहो तो +1 कर दीजिए, डॉट पुट कर दीजिए। अब एक लिस्ट जैसा सा लगेगा, नंबर्ड लिस्ट जैसा। तो एप्पल, बनाना, इस तरह से आप आइटम पुट करते जा रहे हो, अपने आप चीज़ें ऐड होती जा रही हैं ng-for से। अब मैं कुछ और डायरेक्टिव जो बचे हुए हैं वो देखते हैं स्टाइल से रिलेटेड। तो ng स्टाइल है, बस ध्यान इसमें रखना है, स्क्वायर बाइंडिंग लगेगी इसमें, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसमें एक ऑब्जेक्ट जैसा कुछ आएगा। तो ऑब्जेक्ट है या CSS मान लीजिए, और यहाँ पहला है बैकग्राउंड। जो भी CSS प्रॉपर्टी आपको स्टाइल में चेंज करनी है, और उसके सामने आप वैल्यू दोगे जो भी वैल्यू आपको देनी है। तो जैसे बैकग्राउंड ग्रे, इस तरह से। तो ये CSS जैसा ही है, स्टाइल जैसे इनलाइन स्टाइल लिखते हैं। तो एप्पल जैसे आप देख रहे हो ग्रे हो गया, बट क्योंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया है तो कुछ तो बाइंडिंग है। तो ये जो ग्रे है ये आप वेरिएबल की तरह भी दे सकते हो। तो मैं एक bg वेरिएबल देता हूँ, तो ये bg वेरिएबल को ts फाइल में ढूंढेगा। तो यहाँ है नहीं तो हम बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रे एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो इसकी वैल्यू मैंने ग्रे दी bg की। तो अब आप सेम इफेक्ट देखोगे। तो एक तरह से वेरिएबल की वैल्यू जैसे ही चेंज करोगे बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। तो एक तरह से आपका बैकग्राउंड भी बाइंडेड हो गया। अब आप डायनेमिकली भी चेंज कर सकते हो। एक कंडीशन भी पुट करते हैं, जैसे i मॉड्यूलो 2, मतलब जब इंडेक्स को आप डिवाइड करते हो 2 से और क्या रिमाइंडर बचता है। ये एक ऑड इवन का तरीका है प्रोग्रामिंग में। और आप कहते हो ग्रे होगा जब ट्रू होगा। ट्रू का मतलब 0 नहीं है तो ट्रू है, 1 है तो 1 है तो ट्रू है। तो इसमें मतलब ग्रे कब आएगा, तो ग्रे तब आना चाहिए जब i मॉड्यूलो 2 ट्रू हो, यानी ऑड पे ग्रे आना चाहिए। अदरवाइज मैं ब्लैंक रख रहा हूँ। इसकी जगह bg भी रख सकता हूँ, ग्रे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोड करते हैं तो जो 0th होगा उसमें नहीं आएगा। तो अभी ये चला नहीं ढंग से, कुछ रीज़न होगा हमारा। रीलोड करते हैं। अब आप देखिए जो ऑड नंबर है उन पे ये ग्रे आ रहा है, बाकी पे ये वाइट आ रहा है। तो अल्टरनेट एक तरह से आता रहेगा ये चीज़। एक और सिमिलर डायरेक्टिव है, कई बार स्टाइल से काम नहीं बनता, वैसे भी स्टाइल में तो एक ही चीज़ होती है, क्लास पुट करना होता है। तो ng क्लास, बट ng क्लास में थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ क्लास का नेम आपको पुट करना होता है एज अ प्रॉपर्टी, और सामने आपको बस इतना पुट करना होता है कि ट्रू है या फॉल्स। तो क्लास लगेगी या नहीं लगेगी, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक तरह से। तो मैं जैसे आइटम एक बूटस्ट्रैप क्लास लगा देते हैं, तो जैसे आइटम लगा सकते हैं, या लिस्ट ग्रुप आइटम की जो क्लासेस होती थी, तो लिस्ट ग्रुप आइटम डेंजर पुट कर देते हैं, रेड होता है जो, और सामने ट्रू पुट किया। तो एक बार देखते हैं, आप कोई भी आइटम पुट कीजिए तो वो रेड कलर का आ रहा है, तो यानी ये क्लास लग रही है हमेशा, क्योंकि ट्रू दिया है आपने सामने। तो मैं ट्रू देना चाहता हूँ या नहीं, या फिर ऐसी ही कोई कंडीशन जैसे i2, तो इस तरह से ट्रू और फॉल्स, क्योंकि तो इवेल्युएट अपने आप ही होता है, तो आपको ट्रू फॉल्स ही देना है और कुछ नहीं। तो एप्पल पुट किया, तो इस तरह से आप देख रहे हो अभी क्लैश हो गया है एक तरह से। आप देख रहे हो ng स्टाइल की वजह से तो बैकग्राउंड आ रहा है, और वो जो रेड कलर है वो क्लास में जो दिया है उसकी वजह से आ रहा है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि अल्टरनेट हो, मतलब एक जो इवन नंबर वाला है वो क्लास से बने, ऑड नंबर वाला स्टाइल से बने। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर लेंगे। और अगर वो ऑड का लॉजिक है तो इवन का लॉजिक बनाने के लिए हम इसके आगे नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स भी देने पड़ेंगे, पैरेंथेसिस, क्योंकि अदरवाइज जावास्क्रिप्ट समझ नहीं पा रहा उसको।
तो अब ये सही हो गया है कोड। रीलोड करते हैं, एप्पल, बनाना। तो अब आप देख रहे हो कैसे वो रेड ग्रे उस तरह से ऑल्टरनेट आ रही है लिस्ट। तो ये केवल बताने का तरीका था, वरना ऐसा आप स्टाइल और क्लास दोनों साथ यूज़ करो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो स्टाइल जब आपको बहुत छोटा सा कोई एक प्रॉपर्टी चेंज करना हो, और क्लास जब आप क्लास स्विच ऑफ करना चाहते हो, स्विच ऑन। और ये याद रखिए कि इसमें एक से ज़्यादा स्टाइल या एक से ज़्यादा क्लास भी आप पुट कर सकते हो। तो ये कुछ और डायरेक्टिव्स हैं। तो अब इस सेक्शन में हम देखेंगे पाइप्स। तो अब नेक्स्ट चेंज के लिए हम सबसे पहले थोड़ा इस डेटा स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। अभी तक हम आइटम में एक स्ट्रिंग पुश कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि इस आइटम में कुछ और भी चीज़ें हों, जैसे आइटम के नेम के अलावा। पहले तो मैं इस आइटम को IT कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, ऊपर NG मॉडल में भी आइटम लिखा हुआ है। तो अभी भी ये सही काम कर रहा है। अब डेटा स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया जाए, तो जो आइटम है उसको मैं अभी नेम प्रॉपर्टी की तरह बना देता हूँ, और एक टाइम जब भी ये एंटर किया जाता है वो मैं न्यू डेट से पुट कर देता हूँ। तो अब पुश किया जाएगा दो चीज़ें, नेम और टाइम। ये गेट आइटम तो अब किसी काम का रहा नहीं है, क्योंकि हमने गेट आइटम को, आपने देखा होगा, तो यूज़ करना छोड़ दिया है। अब मैं पुट करता हूँ तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि आइटम का अब नेम हमको रिप्रेजेंट करना है, तो IT.name लिख देंगे तो सही हो जाएगा। और टाइम भी हम शो कर सकते हैं उसके साथ में, तो IT.time जब वो एंटर किया गया था। तो एप्पल टाइप करते हैं तो अभी टाइम यहाँ पे नहीं आया है। वैसे टाइम यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने सही लिखी है, तो हम अभी देखते हैं उसका रीज़न। फिर यहाँ पे अपर केस एक फिल्टर, एक पाइप मैं ऐड कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हो अभी टाइम भी इसमें आ रहा है, वो शायद रीलोड नहीं हुआ था पहले। तो अब आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि एप्पल अपने आप अपर केस हो गया है। तो ये अपर केस क्या है? ये एक पाइप है, ये अपने आप आउटपुट को इस तरह से मॉडिफाई कर देता है। तो पाइप साइन जो एक स्ट्रेट साइन है, उसके बाद में आप अपर केस लिख सकते हो। कौन कौन से फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं एंगुलर में, वो हम उसके डॉक्स में देखेंगे। ये डेट अभी थोड़ी लंबी दिखाई दे रही है, तो इसके लिए भी एक फिल्टर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेट फिल्टर यूज़ करूँगा। तो अब रीलोड करते हैं और इसके बाद में एक और बार ट्राई करता हूँ एप्पल। अब आप देख रहे हो जुलाई 22, 2021। तो इस तरह से यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, थोड़ा क्लियरली दिखाई देगा कि डेट वाला कितना पार्ट है। तो अब आप देख पा रहे हो डेट एक शॉर्ट फॉर्म में दिख रही है। डेट में कॉलन देके आप कुछ पैरामीटर भी पास कर सकते हो, जैसे शॉर्ट। तो शॉर्ट में क्या होगा, कोई और तरह का फॉर्मेट डेट का आएगा। तो आप देख सकते हो पूरी डेट आ रही है 7/22/21 और टाइम भी आ रहा है। ऐसे मीडियम इस तरह से भी एक पैरामीटर होता है। ये सब पैरामीटर आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे कि हर का क्या मीनिंग होता है, बट काफ़ी फॉर्मेट्स दिए गए हैं। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट है जिसमें टाइम, मिनट्स, सब कुछ AM PM भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अब कस्टम डेट पैरामीटर भी दे सकते हो, जैसे यहाँ DD/mm। तो DD/mm में आप टाइप करते हो एप्पल, तो यहाँ 22/7 इस तरह से आ रहा है, M कैपिटल है। अगर आप 3M देते हो तो उसमें आपको वो कैरेक्टर्स में दिखाई देगा। तो एंगुलर के डॉक में जाके आप पाइप्स का डॉक्यूमेंटेशन देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे सारे पाइप, डेट पाइप, जेसन, बहुत सारे तरह के पाइप हैं, अपर केस भी है। तो यहाँ पे आप वो जाके चेक कर सकते हो। अब मैं एक पाइप जनरेट कर रहा हूँ जो हम कस्टम पाइप बना रहे हैं। तो ng जनरेट पाइप शॉर्टन, तो शॉर्टन नाम का एक पाइप बन जाएगा। तो ये एक CLI कमांड है। जनरली ये आउटसाइड बनते हैं। यहाँ पे आप दो फाइल देख रहे होगे, एक केवल टेस्ट की फाइल है। तो शॉर्टन पाइप को खोलिए, यहाँ पाइप डेकोरेटर नेम दिख रहा है, क्लास का नेम दिख रहा है, और पाइप ट्रांसफॉर्म एक इंटरफेस है जिसको इम्प्लीमेंट करता है। अंदर एक ट्रांसफॉर्म फंक्शन है जिसमें आप देख रहे हो वैल्यू। ये वैल्यू वो पार्ट है जो आप पाइप के आगे पास कर रहे थे, और उसके आगे आप देख रहे हो एक वेरिएडिक, मतलब एक डॉट 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 जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो वैल्यू को मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। तो अब वैल्यू का 0th पार्ट में, और लास्ट में आउटपुट भी, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है तो टाइप स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ कि आउटपुट भी एक टाइप जाएगा, यानी वैल्यू 0 और 1, यानी स्ट्रिंग का फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर बस आ जाएगा। तो अभी तो ये पाइप कहीं अप्लाई हुआ नहीं है, मैंने अभी केवल डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी चेंज की है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं शॉर्टन पाइप को अपर केस से पहले। तो आप देख सकते हो दो पाइप भी एक साथ लग सकते हैं। एप्पल, अब आप देख रहे हो केवल AP फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर ही बचे, और वो भी अपर केस हो गए। तो चेनिंग ऑफ पाइप्स भी की जा सकती है। अब यहाँ डॉट डॉट डॉट, ये तीसरा पार्ट है। इसमें आते हैं आगे के कॉलन के सामने के आर्ग्यूमेंट। जैसे आपने डेट में देखा था शॉर्ट या ऐसा कुछ लिख रहे थे हम,
तो वैसे ही डॉट 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 का मतलब है कि कितने भी हो सकते हैं ये आर्ग्यूमेंट्स, इसीलिए नंबर एरे लिखा हुआ है। तो मैंने नंबर उसको किया है क्योंकि मैं एक्चुअली यहाँ पे एक नंबर पास करना चाहता हूँ आर्ग्यूमेंट में कि कितने शॉर्ट करना है, कितने कैरेक्टर तक। तो एक टेक्निक लगाते हैं, वैल्यू को स्प्लिट करते हैं, एक एरे बन जाएगी, स्लाइस करते हैं, उसमें उस एरे में से कुछ पार्ट निकाल लेंगे। कितने पार्ट निकाल लेंगे? फर्स्ट कैरेक्टर से लेके arg0 मतलब जो भी मैं फर्स्ट पाइप में दूंगा आर्ग्यूमेंट, तो वो मैं अभी पाइप में चेंज करूंगा। वहां पे मैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में कुछ नंबर दूंगा, जैसे कि 3, तो अगर 3 दिया तो 0 से लेके थर्ड इंडेक्स तक का स्लाइस कर लेगा वो एरे। और आगे मैं एक जॉइन लगा दूंगा, जॉइन से वापस ये स्ट्रिंग बन जाएगा ताकि वो दिख सके। तो अब शॉर्टन पाइप में ये कॉलन के आगे आर्ग्यूमेंट 3 देते हैं और हम टाइप करते हैं, तो अब आप देख रहे हो ऐप 3 कैरेक्टर आ गए। इसको चेंज करके 4 कर दो, आप ट्राई करके देखें, तो अब आप देख रहे हो 4 कैरेक्टर आ गए। तो इस तरह से कस्टम पाइप्स भी आप बना सकते हैं किसी भी तरह का। पाइप बनाने का पर्पस क्या है कि आप कोई भी कोड को बार बार रीयूज कर पा रहे हो। दूसरा, आप टेम्पलेट में ही चेंज करना चाहते हो, इसका कोई भी टाइपस्क्रिप्ट फाइल से लेना देना नहीं है। आप बार बार छोटा मोटा डेटा प्रोसेस करना चाहते हो टेम्पलेट में ही, तो उसके लिए आप पाइप बना सकते हैं और इन पाइप्स को इस तरह से चेन भी कर सकते हैं। तो हमने नॉर्मल कंपोनेंट्स तो देख लिए हैं, अब हम कंपोनेंट्स में एक दूसरे में डेटा कैसे शेयर करें वो देखेंगे। इसके लिए जो सिचुएशन गिवन है वो थोड़ा सा देख लेना ज़रूरी है। आप मान लीजिए एक कंपोनेंट है जैसे ऐप होम और दूसरा उसके अंदर है ऐप कार्ट। तो इस सिचुएशन में आप देख पा रहे हो कि एक चीज़ तो पेरेंट है, होम तो पेरेंट है और उसके अंदर कार्ट उसका चाइल्ड है। तो डेटा शेयरिंग दो तरह से हो सकती है, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट। दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा कि आप डेटा कैसे पास कर सकते हैं। तो पहले पेरेंट टू चाइल्ड देखते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि एक डेटा बाइंडिंग है जिसमें कि आइटम जो प्रॉपर्टी है, अब आइटम प्रॉपर्टी ऐप कार्ट पे लगी हुई है, तो ये किसी HTML का एट्रीब्यूट नहीं है, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको आप बाइंड कर पा रहे हो। और सामने जो prod है वो एक वेरिएबल होगा जो ऐप होम में होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को जिसमें आप पेरेंट का जो वेरिएबल है उसका डेटा आप ले पाते हो कार्ट के प्रॉपर्टी में, उसको हम @input नाम के डेकोरेटर से दिखाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, बट इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो वेरिएबल है वो पेरेंट में है और जो उसकी वैल्यू आप लेना चाह रहे हो वो ऐप कार्ट में लेना चाह रहे हो जो कि उसका चाइल्ड है। इससे अपोजिट तरह का जो है वो है डेटा फ्लो चाइल्ड टू पेरेंट। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इवेंट है, जो ऐड मैंने लिखा है वो सर्कुलर पैरेंथेसिस में आपको दिख रहा होगा। तो ये जो चीज़ है ऐड, ये एक इवेंट है, इवेंट जैसे क्लिक इवेंट। तो हाँ, ऐड नाम का कोई इवेंट ब्राउजर में नहीं होता, तो ये हमको कहीं डिफाइन करना पड़ेगा। और उसके सामने एक फंक्शन है, फंक्शन कहाँ होगा? होम कंपोनेंट में। तो इस तरह से इस जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बाइंडिंग है इसको इवेंट बाइंडिंग ही आप मानिए, और इसको हम @output डेकोरेटर बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल तो हम देखेंगे। इसमें भी बात ये ध्यान देने की है कि पेरेंट में है ऐड आइटम और चाइल्ड में है ऐड इवेंट। चाइल्ड मतलब कार्ट, कार्ट में चाइल्ड इवेंट है और पेरेंट में ऐड आइटम है। तो ये चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन कैसे होगा? क्योंकि फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल तो चाइल्ड से होगा लेकिन होगा तो वो पेरेंट में कॉल। तो एक तरह से चाइल्ड ने इन्वोक किया और पेरेंट में कोई चीज़ आप इवेंट से पास कर पाओगे। इवेंट ऑब्जेक्ट हम देख चुके हैं, उसी से ही हम किसी तरह से इस डेटा को पास करेंगे। अभी तक इस प्रोजेक्ट में एक ही कंपोनेंट था, इस बार मैं 2 कंपोनेंट बनाता हूँ और कंपोनेंट के बीच की कम्युनिकेशन देखते हैं। तो एक कंपोनेंट और जनरेट करने के लिए हम सेम कमांड यूज़ करेंगे, ng जनरेट के लिए g, कंपोनेंट के लिए c और फिर होम। तो शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक होम कंपोनेंट यहाँ कार्ट के पास में बन जाएगा। इसमें भी वैसा ही होम वर्क्स नाम से एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आ जाएगा, इसका भी एक TS फाइल होगा, इसका भी एक सेलेक्टर बन गया है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ऐप कंपोनेंट में सीधे कार्ट ना हो, यहाँ पे होम कंपोनेंट हो। तो होम को ट्राई करने के लिए पहले यहाँ पे ऐप होम जो इसका सेलेक्टर था वो पुट कर दिया। तो अब हमारे टेम्पलेट में होम वर्क्स ऊपर आ रहा है और नीचे कार्ट आ रहा है, तो दोनों कंपोनेंट एक ही पेज में लोडेड हैं। मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज करूंगा ऐप का, जिसमें मैं चाहूँगा कि होम के अंदर हमारा कार्ट हो, कि वो हम थोड़ा सा देखेंगे कैसे होता है, ताकि एक पेरेंट हो एक चाइल्ड हो। तो यहाँ पे होम के अंदर मैंने कार्ट पुट कर दिया है, तो अब कार्ट एक तरह से उसके अंदर आ गया है। तो अब आप देख रहे हो होमवर्क्स ऊपर लिखा हुआ है, उस वर्क्स वाले पार्ट को भी हम हटा देंगे
और उसकी जगह अब मैं कुछ एक फॉर्म जैसा कुछ बनाता हूँ। बट पहले हम देख लेते हैं कि कार्ट कंपोनेंट में क्या है। तो यहाँ से मैं एक इनपुट कॉपी कर लेता हूँ। तो इसी इनपुट जैसा एक यहाँ पे मैं इसका ng मॉडल नेम कर दूंगा। अब ऐसे ही मैं एक बटन वगैरह भी, तो ये भी कॉपी करके ले आता हूँ। तो हम चाहते हैं यहाँ पे भी एक फॉर्म बनाना जिससे हम एक कस्टमर का नेम पुट कर सकें। बटन पे मैं एंटर नेम फंक्शन पुट कर देता हूँ और बटन का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, प्राइमरी कलर और एंटर नेम। तो इस तरह से कुछ टेम्पलेट मैंने बनाया है। एक अभी ये कंपाइल नहीं हो रहा क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स नहीं होंगे। तो हम पहले नेम वेरिएबल भी बना लेते हैं यहाँ पे, और वो फंक्शन जो एंटर नेम हमने एक डमी फंक्शन बनाया है वो भी यहाँ पुट कर देते हैं। तो अब शायद कंपाइल हो जाना चाहिए। आप देख रहे हो ऊपर एक इनपुट है, एक एंटर नेम है। अभी वो कुछ करेंगे नहीं। अब यहाँ पे मैं एक ब्रेक रो देता हूँ, थोड़ा सा गैप इनमें प्रोवाइड करने के लिए। और ऊपर यहाँ पे होम कंपोनेंट का दिखाना है नाम, तो मैं H2 में होम कंपोनेंट लिख देता हूँ। तो अब हमें करना क्या है कि हम ऊपर वाले इनपुट बॉक्स में कुछ टाइप करना चाहते हैं नाम, और हम चाहते हैं कार्ट में वो नाम चला जाए। तो कार्ट में कस्टमर का नेम एंटर हो जाए, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वो चला जाए। अब ये पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपोनेंट हैं, दोनों की अलग अलग TS फाइल्स हैं। ये जो नेम है ये तो यहाँ पे आ जाएगा। अब कार्ट में जाएगा तो कार्ट में ये जाएगा किस नाम से, कहाँ पे रखेंगे, तो हम उसके लिए भी एक कुछ वेरिएबल या लाइन बना लेते हैं। तो जैसे कंपोनेंट का नाम मैंने लिखा हुआ था जो कार्ट कंपोनेंट, उसके ऊपर मैं यहाँ पे एक हेलो और कस्टमर एक वेरिएबल लिख लेता हूँ। तो इसमें जो भी ऊपर एंटर हुआ दूसरे कंपोनेंट में नाम, वो यहाँ आ जाना चाहिए, ऐसा हम बनाना चाह रहे हैं। तो कस्टमर भी इनिशियलाइज कर देते हैं। ये सब मैं अभी कार्ट कंपोनेंट में कर रहा हूँ जो हमने पहले बनाया था। तो इनिशियल वैल्यू जॉन रख देते हैं ताकि पता लग जाए कि वैल्यू आई या नहीं। तो अब एंटर करते कुछ नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हमने पास ही नहीं किया किसी तरह से वैल्यू। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जो ng मॉडल में जो नेम है वो किसी तरह से, इसमें वैल्यू तो चली जाएगी, वो कार्ट में चली जाए। कार्ट में किसमें, कस्टमर में। तो कस्टमर को मैं यहाँ पे इस तरह से जैसे एट्रीब्यूट होता है प्रॉपर्टी की तरह पुट कर दूंगा, और स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके आगे नेम लिख दूंगा। बट ये अपने आप नहीं चलेगा। एंगुलर में इस चीज़ को चलाने के लिए हमको एक डेकोरेटर पुट करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं इनपुट डेकोरेटर। तो @input लिखेंगे और फंक्शन की तरह लिखेंगे इसको। ऊपर ये इंपोर्ट भी हो जाता है अपने आप, वरना आप इंपोर्ट कर लीजिए स्पेस देके कस्टमर। तो अब ये चीज़ काम करनी चाहिए। तो जैसे ये हेलो में आप देखोगे सामने गायब हो गया। यहाँ मैं जॉन टाइप करता हूँ, नीचे अपने आप आ रहा है। पर ये अपने आप क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी ये ng मॉडल 2-वे बाइंड है। मैं 2-वे बाइंडिंग नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप एंटर बटन प्रेस करें तो ही वो एंटर हो। तो ng मॉडल हटा देते हैं, एक नया तरीका देखते हैं। यहाँ मैं हैश नेम लिखता हूँ। ये हैश हमने पहले भी देखा था एल्स वाले पार्ट में। तो हम एलिमेंट का एक रेफरेंस ले रहे हैं, इनपुट जो एलिमेंट है उसका एक रेफरेंस ले रहे हैं नेम नाम से। इस रेफरेंस को पास भी किया जा सकता है। तो जैसे मैं यहाँ एंटर नेम में ये नेम पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये नेम हमने पास कर दिया इसमें, और यहाँ पे ये जो नेम है इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि अभी हम वो यूज़ नहीं कर रहे। और यहाँ पे मैं लोकल वेरिएबल भी नेम यूज़ कर लेता हूँ। तो कंसोल लॉग में हम नेम की वैल्यू देखते हैं। यहाँ ये any लिखना पड़ेगा टाइपस्क्रिप्ट एरर हटाने के लिए। तो कंसोल लॉग में आप ये जो नेम है इसको देखोगे तो अभी कुछ कंपाइलेशन में इशू आ रहा है। देखते हैं क्या इशू है। तो अभी एक्चुअली हमने जो नेम यूज़ किया है वो हमने गलत यूज़ कर लिया, क्योंकि उसी चीज़ को हम नीचे भी असाइन कर रहे हैं और वहाँ पे तो हमेशा वो वेरिएबल होता है। तो रेफरेंस और वेरिएबल में क्लैश हो गया। तो आप एक जगह चेंज कर लीजिए। मैं ये नेम को NAM कर देता हूँ ताकि नीचे वाला जो नेम है वो हम बाद में डिफाइन करेंगे। बेसिकली वो तो जो कस्टमर के आगे हम दे रहे हैं वो तो वेरिएबल ही है। तो NAM यहाँ पे भी। तो ये तो हो गए रेफरेंस ऑफ इनपुट। रेफरेंस क्या होता है वो अभी हम देखेंगे कि कंसोल में हमने प्रिंट करवा रखा है। जैसे यहाँ पे वापस से एक नेम वेरिएबल बना लेते हैं, जो हमने डिलीट किया था वो हमको बाद में चाहिएगा। और यहाँ पे मैं इसको n पुट कर देता हूँ। अब आप कुछ एंटर कीजिए इसमें और एंटर नेम। तो आप देख रहे हो पूरा इनपुट एलिमेंट ही प्रिंट हो गया कंसोल में। तो वही इनपुट का रेफरेंस है। तो उसमें डॉट वैल्यू से आप उसकी वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हो। टाइप करते हैं जॉन, एंटर किया तो जॉन उसकी वैल्यू। तो एक तरह से ये भी एक तरीका है किसी भी एलिमेंट की कोई भी वैल्यू उठाने का कि आप इनपुट एलिमेंट को ही पास कर दीजिए। तो मैं दिस डॉट नेम जो ऊपर वेरिएबल बनाया था उसमें n डॉट वैल्यू पास कर देता हूँ। तो ध्यान रखिए कि अब रेफरेंस से तो हम बस वैल्यू उठा रहे हैं, बट
उसको किसी वेरिएबल में भी पास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे जो हमने कस्टमर को पास किया वो तो उसको वेरिएबल ही चाहिएगा, तो वेरिएबल व्यू मॉडल तो बनाना ही पड़ेगा। तो एंटर किया नेम, नीचे जॉन आ गया। तो अब एक तरह से हमारा पूरा लिंक काम कर रहा है। एक कंपोनेंट में जो डेटा नेम में था वो दूसरे में कस्टमर में पास हो गया। तो ये पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन है। यहाँ मैंने इसको ब्लैंक कर लिया तो ये गायब भी हो जाता है। तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन हुआ पेरेंट टू चाइल्ड, क्योंकि आपने पेरेंट में नेम जो था उसको चाइल्ड में कस्टमर में भेज दिया। बट सपोज अगर कार्ट में कुछ चेंज हो और उसको हमको होम कंपोनेंट में भेजना हो, तो कार्ट में कुछ चेंज और होम में भेजना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ उल्टा करना पड़ेगा, जिसको हम इवेंट बाइंडिंग से कर सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल इसके लिए हम बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक टोटल रखता हूँ, ऊपर टोटल आइटम्स। तो हम चाहते हैं कार्ट में कुछ भी चेंज हो तो आइटम्स यहाँ पे भी दिखें कि कितने टोटल आइटम्स हैं कार्ट में। तो कार्ट तो कहाँ है? कार्ट कंपोनेंट में, और उसका टोटल भी होगा वहीं पे, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं होम कंपोनेंट में, पेरेंट में। तो कार्ट डॉट लेंथ ही लिख देते हैं, नया वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। बट एक कार्ट वेरिएबल तो यहाँ है नहीं, कार्ट वेरिएबल तो है ऐप डॉट कार्ट में। तो कैसे एक्सेस करेंगे वो एक दूसरा एग्जाम्पल है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं कार्ट बना लेता हूँ होम कंपोनेंट में, जो हमको चाहिएगा, जिसकी लेंथ हम देख रहे हैं। कार्ट कंफ्यूज आपको कर रहा है तो आइटम्स रख देते हैं इस एरे का नाम जो होम में है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आइटम्स रख दिया है हमने होम में नाम। आइटम्स की शुरू में लेंथ है 0 क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया हुआ है। अब नीचे एंटर करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक इवेंट बाइंडिंग बनाता हूँ, एक इवेंट कस्टम इवेंट बनाएंगे। तो ये टोटल नाम से मैंने बनाया, कुछ भी नाम से आप बना लीजिए, जैसे क्लिक और ये सब नहीं, ये तो होते हैं वो इवेंट जो ऑलरेडी होते ही हैं ब्राउजर में। बट टोटल नाम से आप खुद का एक इवेंट बनाएंगे अभी, और इसके सामने आप एक फंक्शन लिखेंगे जो इस इवेंट के चलने पे हो। तो टोटल की जगह कुछ और भी रख सकते हो, क्योंकि कार्ट अपडेट या ऐसा कुछ, तो कार्ट रख लीजिए अभी के लिए। और सामने उसके एक ऐसा फंक्शन लिखेंगे जो जब भी वो इवेंट हो, जैसे क्लिक होता है तो कुछ फंक्शन चलता है, वैसे ही कार्ट इवेंट हो तो उसके सामने अपडेट कार्ट चले। तो ये अपडेट कार्ट कहाँ होगा? वो तो इसी कंपोनेंट में होगा जिसमें आप पूरा कोड लिख रहे हो, यानी होम कंपोनेंट। तो होम कंपोनेंट में ये फंक्शन बना दीजिए अपडेट कार्ट, और इसमें अभी कुछ नहीं, हम एक अलर्ट लिख देते हैं जब भी कार्ट आएगा, कार्ट अपडेटेड, ऐसा कि जब भी ये इवेंट चलेगा तो देखेंगे कि ये चल तो रहा है क्या, क्योंकि ये इवेंट हमको बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो इवेंट कैसे बनाएं? तो इसके लिए कार्ट वेरिएबल लिखेंगे, जो भी उसका नाम था हमने लिखा था क्लिक की तरह। वैसे कार्ट नहीं लिखना क्योंकि कार्ट ऑलरेडी हमने वेरिएबल यूज़ कर लिया, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कार्ट इवेंट लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा कि ये एक इवेंट टाइप का है, जैसे क्लिक। तो कार्ट इवेंट कर दिया इसका नाम, और इसको न्यू इवेंट एमिटर आप पुट करेंगे। इवेंट एमिटर यहाँ देखिए गलत इंपोर्ट हो गया है, स्ट्रीम कुछ करके, जबकि आपको एंगुलर का इवेंट एमिटर रखना है। तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए और इसको हटा दीजिए। अब यहाँ @ आउटपुट आपको लिखना पड़ेगा, इससे क्लियर होगा कि ये एक इवेंट बाइंडिंग है जो बाहर की तरफ डेटा भेजने के लिए आपने बनाई है। तो जैसे इनपुट वैसे ही उसका उल्टा आउटपुट। तो कार्ट इवेंट इक्वल्स टू न्यू इवेंट एमिटर। तो जब भी इवेंट बनाए इस तरह से बनाए। तो अब भी ये फायर तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे क्लिक होता है तो क्लिक तो आपको पता है, आपको माउस पे क्लिक करने से वो अपने आप चल जाता है, तो उसकी बाइंडिंग इस तरह से होती है। लेकिन ये कार्ट इवेंट क्या है? ये तो आपने खुद ने बनाया है, तो ये कब चलेगा? ये तब चलेगा जब आप इसको चलाओगे। मतलब इसके लिए एक स्टेटमेंट है जिससे ये फायर होता है, उसको हम कहते हैं एमिट स्टेटमेंट, इसीलिए इसका नाम इवेंट एमिटर भी था। ऐड टू कार्ट ही एक अच्छी जगह है जहाँ कार्ट अभी चेंज हो रहा है। तो दिस डॉट कार्ट इवेंट डॉट एमिट एक फंक्शन चला दीजिए। ये पता लगा कार्ट इवेंट चल गया एक तरह से। तो अब चला के देखते हैं, यहाँ टाइप करते हैं कुछ भी, एप्पल ऐड किया, अलर्ट आ गया कार्ट अपडेटेड। अलर्ट तो था ऊपर वाले कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट में, तो यानी एमिशन हो रहा है। अब इसमें कुछ डेटा भी पास कर सकते हो, तो यहाँ पे दिस डॉट कार्ट जो पूरा कार्ट ही है कार्ट कंपोनेंट में, वो हम इसमें रख देते हैं। अभी डेटा तो रख दिया, पर वो फंक्शन में कैसे जाएगा? तो आपको कुछ याद आ रहा हो तो हर इवेंट का एक इवेंट ऑब्जेक्ट होता था, वही यहाँ पे काम आएगा। तो इसमें भी एक डॉलर इवेंट में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो भी आप इवेंट के अंदर पास करते हो वो मिल जाता है डॉलर इवेंट में। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ उस डॉलर इवेंट को एक्सेस करते हैं। तो ई लिख देता हूँ। अलर्ट में डायरेक्ट लिखोगे तो शायद वो प्रिंट नहीं होगा, ट्राई कर लेते हैं एक बार। वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेगा। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
तो मैं json.stringify पुट करता हूँ, उससे ये JSON ऑब्जेक्ट स्ट्रिंगिफाई हो जाएगा। नाउ इसमें कुछ भी आप ऐड कीजिए एप्पल, अब आप देख रहे हो ऊपर नेम, टाइम पूरा आ गया, जो भी कार्ट था वो पूरा ट्रांसफर हो रहा है अपडेट कार्ट में, यानी कार्ट से होम तक हम पूरे आ गए हैं। तो यानी बस अब क्या करना है, आइटम्स को कार्ट के बराबर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे उसका नाम आइटम्स था, तो दिस डॉट आइटम्स इक्वल टू ई, जो इवेंट आपने भेजा है। तो अब जैसे ही आप कुछ टाइप करेंगे एप्पल, ऊपर टोटल आइटम्स 1, कोई और आइटम ऐड कीजिए, टोटल आइटम्स 2, एक और 3, तो एक तरह से कम्युनिकेशन चल गया है। चाइल्ड से जो भी आप एमिट कर रहे हैं वो पेरेंट तक जा रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन। तो ये 2 तरह की बाइंडिंग याद रखिए। अगर आप रिएक्ट या किसी और बैकग्राउंड से हैं तो आप समझ पा रहे होंगे इसको इजीली कि एक डाउनवर्ड डेटा फ्लो है और एक अपवर्ड डेटा फ्लो है। तो हर तरह के कोई भी फ्रेमवर्क में आप देखते हो तो कंपोनेंट कम्युनिकेशन में या तो पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन होता है या चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन होता है। अब हम एंगुलर में इंजेक्टेबल्स यानी सर्विसेज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें बस ध्यान देने की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे ऐप में आपके पास 2 कंपोनेंट हैं, तो वो दोनों कंपोनेंट एक ही सर्विस को, क्योंकि ये सर्विस जो इनिशियलाइज होगी वो सिंगलटन होगी। सिंगलटन का ये मतलब होता है कि ये जो भी क्लास है वो एक ही बार इनिशियलाइज होती है, बार बार इनिशियलाइज नहीं होती। जैसे कंपोनेंट्स में आप देखोगे तो कंपोनेंट्स अभी तक सिचुएशन ऐसी नहीं है, बट अगर आप फ्यूचर में देखोगे एक कंपोनेंट हटाते हो, लगाते हो, तो कंपोनेंट की एक नई कॉपी अपने आप बनती है। वो हमको दिख नहीं रहा क्योंकि वो एंगुलर अपने आप करता है, लेकिन सर्विसेज की सेम कॉपी मेंटेन रहती है अनलेस आप पूरी ऐप ना रीलोड कर लो। इस वजह से सर्विसेज का डेटा फीचर 1, फीचर 2 या कोई भी कंपोनेंट आपस में शेयर कर सकता है। इस चीज को हम अब कोड में देखेंगे। तो लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कैसे हम कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, बट ये कम्युनिकेशन आपने देखा कि काफ़ी टायरसम है, काफ़ी चीज़ें आपको बनानी पड़ती हैं। अगर आपको जनरली डेटा पास करना है सभी कंपोनेंट्स के बीच तो हम सर्विस यूज़ कर सकते हैं। सर्विस को समझने के लिए हम सबसे पहले एक सर्विस जनरेट करते हैं यूजिंग एंगुलर CLI। तो मैं ng जनरेट सर्विस और सर्विस का नाम लिखूंगा, तो मैं डेटा लिख देता हूँ, डेटा सर्विस अपने आप बन जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पाइप बना था यहीं पे आप देखोगे तो डेटा सर्विस बन गई है, एक TS और एक उसकी टेस्ट फाइल। तो ये प्रोवाइड इन रूट आ रहा है, मतलब ये रूट मॉड्यूल में अपने आप इंजेक्ट हो गई है। अब मैं इसमें कुछ वेरिएबल बनाता हूँ जैसे कार्ट। तो ये कार्ट हम शेयर करना चाहते हैं सभी कंपोनेंट्स के बीच। तो सर्विस को कंपोनेंट यूज़ कैसे करेगा, तो इसी पार्ट को हम कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर पे जाइए कोई भी कंपोनेंट के। तो जैसे ये मैं कार्ट कंपोनेंट में हूँ, यहाँ पे प्राइवेट ये एक टाइपस्क्रिप्ट का सिंटैक्स है, फिर डी सर्विस कोई भी लोकल नाम और डेटा सर्विस, इसको इंपोर्ट करना होगा। अपने आप इसने इंपोर्ट कर लिया। तो अब डी सर्विस नाम का एक इंस्टेंस बन गया है डेटा सर्विस का, तो उसमें वो सारे वेरिएबल्स होंगे जो डेटा सर्विस में है। अब इस डी सर्विस में आप उनको एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ दिस डॉट कार्ट, मतलब जो कंपोनेंट में कार्ट है वो इक्वल दिस डॉट डी सर्विस, जो लोकल नाम इनिशियलाइज हुआ है डॉट कार्ट के। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये रेफरेंस बाइंडिंग है जावास्क्रिप्ट की, यानी एरे टू एरे बाइंडिंग, यानी सर्विस में कुछ चेंज हुआ तो अपने आप कार्ट में होगा, कार्ट में हुआ तो सर्विस में होगा। ये चीज जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट है, कुछ एंगुलर से लेना देना नहीं है। अब दूसरे कंपोनेंट्स में चलते हैं। जैसे ऐप, एक ऐप कंपोनेंट भी है हमारे पास, तो उसमें भी कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, तो मैं बना देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं प्राइवेट टी सर्विस, कुछ और भी नाम रख सकते थे, और डेटा सर्विस इनिशियलाइज कर देता हूँ। इस तरह से इसका एक इंस्टेंस बन जाएगा। यहाँ पे भी मैं एक कार्ट वेरिएबल बनाता हूँ और कहता हूँ सेम चीज़ दिस डॉट कार्ट इक्वल टू जो डी सर्विस का कार्ट है उसके बराबर। तो यहाँ पे भी वो बाइंडिंग रेफरेंस बाइंडिंग बन गई होगी। तो यानी अब एक तरह से यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैं इस रूट कंपोनेंट में लिख देता हूँ कि कार्ट है, या इसको एक हेडिंग में पुट करते हैं कि कार्ट, और यहाँ पे कार्ट की लेंथ कि टोटल कितने आइटम्स हैं, जो हम पहले भी पुट कर रहे थे, बट इस बार ऐप कंपोनेंट में है ये चीज़। तो सबसे ऊपर जो ये कार्ट दिख रहा है वो उसका है। तो अब कुछ एंटर करते हैं, चीज़ ट्राई करते हैं, काम कर रहा है एप्पल। तो आप देखोगे ऊपर भी 1 हो गया। ये टोटल आइटम्स पहले वाला तो हमने बनाया था किस तरह से, बट काफ़ी आसानी से सर्विस से हम पास कर पा रहे हैं कार्ट को। अब एक ही कंपोनेंट बचा है, होम कंपोनेंट, जिसमें हमने पहले ये बनाया था आइटम्स लेंथ, बट इस बार इस सर्विस से बनाते हैं। ऐसी एक और लाइन कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं इसके नीचे। डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो यहाँ पे मैं वाया सर्विस लिख देता हूँ और सामने कार्ट डॉट लेंथ। तो यहाँ पे भी कार्ट
बना देते हैं। वैसे आइटम्स यहाँ पे कार्ट के बराबर ही हो जाता है, हमने देखा था, लेकिन अभी के लिए एक बार सर्विस से और बना के देखते हैं। तो यहाँ पे भी प्राइवेट डी सर्विस, डेटा सर्विस इनिशियलाइजेशन। ये क्या कर रहा है ये दिस डॉट सर्विस से, ये आप टाइपस्क्रिप्ट के हमारे कोर्स में देख सकते हो कि एक्चुअली ये क्या करता है। और दिस डॉट कार्ट को वापस इक्वल कर दिया। अब ट्राई करते हैं, तो नीचे एंटर करेंगे एप्पल और यहाँ पे सीधे आप देख रहे हो सारे एक साथ चेंज हो रहे हैं। तो डेटा सर्विस से चीज़ों को या किसी भी सर्विस से चीज़ों को शेयर करना काफ़ी इजी हुआ। और इसका रीज़न है कि सर्विस केवल एक बार ही इनिशियलाइज होती है और फिर सबके साथ वही ऑब्जेक्ट शेयर होता है। ऐसा नहीं है कि डी सर्विस हर में नई नई बन रही है, वो सेम ही, चाहे आप नाम उसका हर कंस्ट्रक्टर में अलग रख दीजिए, पर सेम ही ऑब्जेक्ट हर बार शेयर होता है डेटा सर्विस का। इसको प्रूव करने के लिए मैं कुछ करता हूँ, मैं इन कंस्ट्रक्टर में ये कंसोल में प्रिंट कर देता हूँ कि कौन सी क्लास पहले लोड हुई है। तो यहाँ कंसोल लॉग में लिखते हैं, स्पेशल चीज़ है जावास्क्रिप्ट की दिस डॉट कंस्ट्रक्टर, उससे पता लग जाएगा कि कौन सी क्लास में हो आप। तो दिस डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम, इस प्रॉपर्टी से क्लास का नाम प्रिंट हो जाता है। तो जो भी कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा वो पहले प्रिंट होगा। इस तरह से हम हर जगह ये पुट कर देते हैं। तो जैसे होम कंपोनेंट में भी पुट कर दिया, फिर कंस्ट्रक्टर ये है कार्ट कंपोनेंट का यहाँ पे भी पुट कर दिया, और कुछ ऐप कंपोनेंट डेटा सर्विस में भी कंस्ट्रक्टर है तो वहाँ पे भी पुट कर दिया। तो आई थिंक हर जगह सारे कंपोनेंट्स में पुट हो गया होगा। तो अब कंसोल खोल लेते हैं, उसमें दिखेगा कंसोल लॉग। तो लोड करते हैं तो देखो डेटा सर्विस टॉप पे, फिर ऐप कंपोनेंट, फिर होम कंपोनेंट, फिर कार्ट कंपोनेंट। क्या आप रीज़न बता सकते हैं? इसका रीज़न है कि सबसे पहले क्योंकि रूट कंपोनेंट लोड होता है तो ऐप कंपोनेंट लोड हुआ, और फिर आपने उसके अंदर होम रख रखा है और होम के अंदर आपने कार्ट रख रखा है। तो ये तो लॉजिकली हो रहा है सब कुछ, लेकिन डेटा सबसे पहले क्यों हुआ? क्योंकि डेटा एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब होता है कि ये डिपेंडेंसी मुझे चाहिए कंस्ट्रक्टर को चलाने से पहले। तो ऐप कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर में भी आपको डेटा सर्विस चाहिए था, तो उसको चलाने से पहले भी डेटा सर्विस को एक बार चलना पड़ा। पर एक खास बात आप देखिए कि डेटा सर्विस बस तभी चली, बाकी सबके कंस्ट्रक्टर में नहीं चली। क्यों? क्योंकि वो पहले ही इंस्टेंशिएट हो गई थी। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि सर्विस केवल एक बार ही चलती है और वो सबसे पहले जिसने एक्सेस किया था उससे पहले चल जाती है। इसको थोड़ा सा चेंज करके आप देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि रूट जो कंपोनेंट है इसमें जाता हूँ और डेटा सर्विस हटा देता हूँ कंस्ट्रक्टर से, ताकि डेटा सर्विस का यहाँ कोई यूज़ ही ना हो। कार्ट भी हटा देते हैं, इससे रिलेटेड ये लाइन भी हटा देते हैं। HTML में भी हमने कुछ किया था, वो भी एक बार के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब वापस से हम कंसोल में चेक करते हैं। अब देख रहे हो ऐप कंपोनेंट पहले चला, फिर डेटा सर्विस, फिर होम कंपोनेंट। इसका क्या मतलब हुआ? वही सेम हायरार्की, ऐप कंपोनेंट तो चलना ही था लेकिन उसमें सर्विस नहीं थी। अब होम चला, लेकिन होम के कंस्ट्रक्टर में सर्विस है तो उससे पहले सर्विस इनिशियलाइज हुई, तो सर्विस होम से भी पहले चल गई। इस तरह से सेम थिंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इस तरह से काम करता है। तो वापस से सबको इनेबल कर देता हूँ मैं। तो हमारा पूरा एग्जाम्पल वापस से अब वो सेम ऑर्डर में आ गया और सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। इस सेक्शन में हम लाइफ साइकिल हुक्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम कुछ लाइफ साइकिल हुक्स देखते हैं, जैसे ng on init। ये तब चलता है जब पहली बार आपका ये कंपोनेंट लोड होता है। तो ऐसे ही एक दो और भी हैं, जैसे ng on changes। ये तब चलता है जब भी आपका री रेंडर होता है कंपोनेंट, और on init इम्प्लीमेंट किया है वैसे ही on changes भी आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, अपने आप वो इम्पोर्ट होते जा रहे हैं। और ng on destroy, वैसे और भी लाइफ साइकिल हुक है एंगुलर में, बट अभी के इस कोर्स के लिए हम इतने ही इम्पॉर्टेंट वंस यूज़ करेंगे। मैंने कंसोल में तीनों को नाम अलग अलग दे दिया है, तो रीलोड करके देखेंगे तो इनका ऑर्डर भी हमको समझ में आ जाएगा। तो आप देख रहे हो डेटा सर्विस ये सब तो चले, कंस्ट्रक्टर्स सारे पहले चले, उसके बाद ng on changes चल गया तो कोई रेंडर हुआ होगा कार्ट कंपोनेंट में, उसके बाद ng on init चला। on init वन टाइम ही चलता है जब पहली बार वो लोड होता है, तो इसमें वन टाइम इनिशियलाइजेशन वाली चीज़ें आप रख सकते हो कंस्ट्रक्टर की तरह, बट ये कंस्ट्रक्टर से बाद में चलता है जब डोम लोड हो जाता है। तो मैं जैसे कुछ एंटर करता हूँ, तो अब जैसे मैंने कुछ भी एंटर किया तो ng on changes नहीं चल रहा है कार्ट कंपोनेंट में, आप देख रहे होगे, जबकि कार्ट कंपोनेंट में चेंजेस तो हो रहे हैं। जैसे कि लिस्ट में कुछ आइटम ऐड हुआ, एक और आइटम ऐड करता हूँ तो ऐड तो हो रहा है, फिर ng on changes क्यों नहीं चल रहा?
तो उसका रीज़न है कि जो कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज जब चेंज होती है तो ng on चेंजेस चेंज होता है। जैसे प्रॉपर्टीज क्या थी, जो उसके ऊपर हमने बाइंडिंग्स लिखी थी, उसके अंदर के जो व्यू मॉडल है उसके चेंजेस को वो नहीं देख रहा है, वो केवल उसकी प्रॉपर्टीज को देख रहा है। जैसे कि आपने उसके ऊपर एक कस्टमर प्रॉपर्टी लगाई थी तो उनमें कुछ चेंज होता है तो वो देखता है। तो इसको ट्राई एक बार वापस से करता हूँ। मैं ऊपर एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे जॉन एंटर किया मैंने, तो ये अब आप देख रहे हो ng on चेंजेस चल रहा है। ऐसे ही एक और बार आइटम 1 एंटर किया तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ, पर यहाँ पे पीटर वापस से मैं एंटर करता हूँ तो ng on चेंजेस चल रहा है। तो ऑन चेंजेस कंपोनेंट के लेवल पे ही जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके चेंजेस पे ही चलता है, न कि उसके हर रेंडर मतलब उसके व्यू मॉडल के चेंजेस के लिए। ng on डिस्ट्रॉय का हम यूज़ थोड़ा बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारा कोई भी कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो नहीं रहा है। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं जब हम राउटिंग सेट कर लेंगे। अब हम एक थोड़ा एडवांस टॉपिक ले रहे हैं, एंगुलर राउटिंग। तो राउटिंग एक्चुअली में है क्या और किसी भी फ्रेमवर्क में इसका क्या पर्पस होता है। सपोज आपके पास एक वेब पेज है, तो यहाँ जो येलो एरिया है उसमें मैं दिखा रहा हूँ एक पार्ट जिसको आप मान सकते हो कि एक फिक्स्ड पार्ट है जो कि चेंज नहीं होता, पूरी साइट में कॉमन है। दूसरी एक चीज जो एंगुलर में हम कहेंगे वो है डायनेमिक पार्ट, जिसको हम कहेंगे राउटर आउटलेट। आउटलेट मतलब जहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा। तो इतना पार्ट मान लीजिए राउटर का आउटलेट है। तो अब शुरू में आपने यहाँ पे कंपोनेंट 1 लोड कर दिया। तो शुरू का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब आप ऊपर URL में आपके पास कंपोनेंट 1 लिखा हुआ है लोकल होस्ट के आगे, तो आपने डिसाइड किया कि उस वक्त कंपोनेंट 1 दिखाई देगा इस डायनेमिक पार्ट में। तो जब आप ऊपर वाले पार्ट को चेंज करते हैं जैसे कि कंपोनेंट 2, तो उस वक्त कंपोनेंट 1 हट के वहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ तो एंगुलर खुद करेगा, बट यूज़र को अल्टीमेटली दिखेगा कि साइट चेंज हो रही है। जैसे टैब चेंज होते हैं या कुछ भी, पूरा पेज भी चेंज हो सकता है। अगर सपोज फिक्स्ड पार्ट हो ही ना साइट में तो उसको लगेगा पूरी तरह से दूसरा पेज खुल गया है, पर है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन ही। तो इस टेक्निक को जिसमें आप व्यू में चेंजेस करते हो, राउटर्स को लोड करते हो, अनलोड करते हो, उसी को हम राउटिंग बोलते हैं। और ये क्योंकि ऊपर URL से चेंज होती है तो ये पाथ की तरह काम करते हैं वेबसाइट के। तो अब हम राउटिंग सेट कर रहे हैं। तो राउटिंग के लिए आपको एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल भी चाहिए होगा। तो मैं एक कांस्टेंट बनाता हूँ और इसमें हम कुछ राउट्स डिफाइन करेंगे। तो राउट्स टाइप होता है जो आपको एंगुलर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इंपोर्ट कर रहा हूँ एंगुलर राउटर, एक मॉड्यूल है उससे। वो एंगुलर राउटर से एक राउटर मॉड्यूल भी आपको इंपोर्ट्स में पुट करना पड़ेगा। तो राउटर मॉड्यूल यहाँ पुट किया और यहाँ फॉर रूट इसमें एक फंक्शन होता है। इसमें आप ऊपर जो आपने वेरिएबल बनाया वो पास कर दीजिए राउट्स। तो ये राउट्स होते क्या हैं, ये एक तरह से पाथ होते हैं। जैसे आप /URL में जो पाथ्स डालते हो, तो अभी आपके एप्लीकेशन में कोई भी पाथ है नहीं एक स्लैश को छोड़ के। तो मैं पहले राउटर आउटलेट सेट करता हूँ। ये वो डायनेमिक पार्ट होता है जहाँ पे आपको चीज़ें लोड होती हुई दिखेंगी। तो अभी जैसे राउटर आउटलेट ब्लैंक किया तो अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि बाकी सब मैंने हटा दिया। तो अब हम चाहेंगे राउटर आउटलेट में कंडीशनली कुछ लोड हो पाथ के हिसाब से। तो पाथ हम देते हैं, सबसे पहले मैंने एक पाथ ब्लैंक दिया, स्ट्रिंग और कंपोनेंट होम कंपोनेंट, और ऐसी कार्ट और कार्ट कंपोनेंट। तो मैं 2 पाथ बना रहा हूँ। तो एक में ये होम कंपोनेंट दिख रहा है जिसमें आपको कार्ट भी दिख रहा है क्योंकि वो होम के अंदर ही है। को थोड़ा चेंज करते हैं, ऐप कार्ट को मैं एक बार के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब केवल होम कंपोनेंट में होम कंपोनेंट ही है। तो अब आप देख रहे हो होम कंपोनेंट और /कार्ट में कार्ट कंपोनेंट, दोनों अलग अलग URL पे, यानी कह सकते हो अलग अलग पेजेस पे चले गए हैं। तो इसी चीज़ को बेसिकली राउटिंग बोलते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम मैन्युअली एंटर करके URL से ना करें और कोई 2 बटन या URL कुछ जैसे लिंक होता है ना ahref, वैसे क्लिक करके चेंज करें। तो मैं 2 बटन बना रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ ahref काम नहीं आता। उसका रीज़न आप जानना चाहेंगे तो उसका रीज़न है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन रीलोड करने से वापस से बंद हो जाती है। तो मैंने 2 बटन बना दिए हैं बूटस्ट्रैप से और आप देख रहे हो दोनों में ये बटन दिख रहे हैं। इसका कारण है कि राउटर आउटलेट के बाहर मैंने बटन्स लिखे हैं तो वो डायनेमिक व्यू में नहीं है। अब एक प्रॉपर्टी मैं बनाऊंगा राउटर लिंक। तो राउटर लिंक प्रॉपर्टी में आप वैल्यू दे सकते हो कौन से पाथ पे, तो एक /पाथ, तो यहाँ पे स्लैश देना ज़रूरी है ताकि आप एब्सोल्यूट पाथ बता सकें, और /कार्ट। तो 2 पाथ हो गए। तो होम से होम आएगा, कार्ट
से कार्ट आएगा। तो क्लिक करके अपने आप चीज़ें चेंज हो रही हैं। और ख़ास बात यह है कि पेज रीलोड नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कंसोल में सारे वहाँ प्रिंट होते जा रहे हैं और ng ऑन डिस्ट्रॉय प्रिंट हुआ, फिर होम कंपोनेंट प्रिंट हुआ। तो अब ऑन डिस्ट्रॉय आप देख सकते हैं कि कार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम होम पे जाते हैं। एक्चुअली इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाने के लिए मेरे को सारे ये कमांड्स पुट करने होंगे, क्योंकि अभी मैंने केवल कार्ट में ही पुट किया था इनको। और मैं कंस्ट्रक्टर का नाम भी साथ में जोड़ देता हूँ ताकि आपको पता लगे किस क्लास का ng ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कार्ट में तो हमने पुट कर ही रखे थे, वैसे ही मैं होम पे भी पुट कर देता हूँ। तो यहाँ होम पे भी पुट कर दिया और इनके ये सब इम्प्लीमेंट वाले ऑन चेंजेस और ऑन डिस्ट्रॉय ये सब आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लें। अब आप देखिए तो ये सब तो डेटा सर्विस वो सब तो उसी ऑर्डर में। अब कार्ट कंपोनेंट ng ऑन इनिट, फिर ng ऑन डिस्ट्रॉय, फिर होम कंपोनेंट और होम कंपोनेंट इनिट। तो एक डिस्ट्रॉय होता है तो दूसरा आ जाता है, फिर होम कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो गया, फिर कार्ट कंपोनेंट आया, फिर कार्ट कंपोनेंट ng ऑन इनिट। तो इस तरह से जब भी कुछ करते हैं तो दूसरा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर नया इंस्टेंस बनता है उसका, तो ng ऑन इनिट में बनता है वो। अब आप एक खास चीज़ देखिए कि जैसे मैं इसमें कुछ भी एंटर कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे भी सर्विस में अपडेट हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो कोड ही हमने हटा दिया था जिससे डेटा पास होता है। और दूसरा कि वो कोड वैसे भी काम नहीं करता क्योंकि एक कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है और दूसरा आ जाता है। तो सर्विसेज कंपोनेंट के डिस्ट्रॉय होने से भी इम्पैक्ट नहीं होती है, ये एक खास बात है। तो मैं जैसे एक और एग्जाम्पल बनाता हूँ। ये ऊपर कार्ट 0 भी मैंने इनेबल कर दिया। अब आप एंटर करके देखिए तो आप देखेंगे ये कार्ट भी चल रहा है और ये सर्विस भी चल रही है। तो एक तरह से सर्विस कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करती अगर वो रूट में है। तो रूट में जो इनेबल्ड सर्विसेज हैं वो सारे कंपोनेंट के बीच में डेटा शेयर करते हैं, इवन दो कंपोनेंट खुद डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो अब जैसे कुछ भी आप एंटर करें तो वो इधर पास नहीं होगा क्योंकि वो चीज़ हमने हटा दी थी। जो डेटा जो नेम हम पास कर रहे थे कस्टमर का वो हमने हटा दिया। अगर वो चीज़ भी आप इनेबल करना चाहते हो तो अगेन डेटा सर्विस की मदद लेते हैं। यहाँ पे हम एक नेम डिक्लेयर करते हैं, इनिशियली चाहे एम्प्टी डिक्लेयर करें, और इस नेम को आपस में हम शेयर कर देंगे। शुरू में मैं डमी नेम दे देता हूँ और जैसे कार्ट को हमने शेयर किया था उनके बीच में, ऐसे ही ये एंटर नेम से ही तो वो वैल्यू आती थी। तो जब भी हम एंटर नेम में वो पुट करेंगे तो हम कह देंगे कि सर्विस में जो नेम है वो इसके बराबर हो जाए। तो इससे सर्विस में एक्चुअल नेम चला जाएगा जब भी आप वहाँ एंटर करेंगे। और जब आपको यूज़ करना है तो आप डी सर्विस के नेम को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कार्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप जाके लिख दीजिए दिस डॉट कस्टमर नाम था उसका, डी सर्विस डॉट नेम। तो अब शायद चलेगा हमारा पूरा कोड। तो हम शुरू में देखते हैं डमी नेम आ रहा है, एंटर करते हैं कुछ जैसे जैक, एंटर किया उधर गए तो जैक आ गया। तो दूसरे कंपोनेंट तक ट्रैवल हो गया थ्रू सर्विस। तो सर्विस डिपेंड नहीं करती है कंपोनेंट्स पे, तो सर्विस से आप डेटा इजीली शेयर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कार्ड भी शेयर कर रहे हैं। अब हम राउटिंग में डायनेमिक पैरामीटर्स देखते हैं। तो मैं एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ जनरेट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में इतना लिखा हुआ होगा कि कोई भी कार्ट आइटम पे आप क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल आ जाएगी। तो मैं प्रोडक्ट पाथ भी बना देता हूँ जैसा कि हम कर रहे हैं राउटिंग में। तो इससे प्रोडक्ट वाला पेज भी दिखाई देगा। बट प्रोडक्ट कंपोनेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो ULLI है यहाँ पे जब आप क्लिक करें, राउटर लिंक यहाँ भी बना देता हूँ मैं, और इससे प्रोडक्ट पेज खुल जाएगा। तो स्लैश प्रोडक्ट में पुट कर देता हूँ। तो ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं एप्पल पुट करता हूँ, इस पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट वर्क्स, तो वो पेज खुल रहा है। बट अभी हर चीज़ में ही प्रोडक्ट वर्क्स आएगा तो कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ इस कंपोनेंट का। हम चाहते हैं हर प्रोडक्ट की इंडिविजुअल डिटेल आए, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम आए। तो प्रोडक्ट नेम इनिशियली ब्लैंक रख देते हैं इस कंपोनेंट में, और इसको हम यहाँ पे इसके टेम्पलेट में दिखाना चाहेंगे तो मैं टेम्पलेट में यहाँ पे प्रोडक्ट वर्क्स की जगह प्रोडक्ट नेम वर्क्स दिखा देता हूँ। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे पता लग जाएगा कि एटलीस्ट हम डायनेमिकली कंटेंट ला सकते हैं। तो एप्पल क्लिक किया, पीयर क्लिक किया, तो अब क्लिक किया तो डिटेल्स आ रहा है, पर वो प्रोडक्ट का नेम तो आ ही नहीं रहा क्योंकि हमने इनिशियलाइज नहीं किया। तो वो नेम कैसे लेके आए, और वो भी राउट्स के हिसाब से, मतलब जिस पे क्लिक किया उस हिसाब से। तो यहाँ पे हम स्लैश कॉलन नेम दे सकते हैं। तो ये कॉलन नेम का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट स्लैश कुछ भी, मतलब यहाँ पे नेम जो है वो एक हार्ड कोडेड नेम नहीं है, वो एक वेरिएबल है। मतलब अगर मैं कहता हूँ प्रोडक्ट स्लैश शूज,
तो शूज़ चला जाएगा, स्लैश समथिंग। जैसे आप ई कॉमर्स साइट पे देखते हो कि बहुत सारे पेजेस होते हैं जो इस तरह से चेंज होते हैं। आपकी फेसबुक प्रोफाइल में भी स्लैश आपका यूज़र नेम ही चेंज होता है। तो ये उसी तरह से ये कॉलन रिप्रेजेंट करता है कि ये जो नेम है वो डायनेमिक है। बट कोई भी प्रोडक्ट स्लैश चीज़ होगी वो इस पाथ से मैच हो जाएगी एग्जैक्टली, जिसमें एक पैरामीटर होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्लैश कुछ भी आप दे सकते हो। मैं ऐसे ही कुछ हार्ड कोड नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पे IT.name, और ये मैंने इंटरपोलेशन दिया है क्योंकि मैं हर बार नेम चेंज करना चाहता हूँ। तो एप्पल, तो पियर, ऐसे इस पर क्लिक किया। ऊपर देखिए क्या हुआ सबसे पहले, तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट स्लैश एप्पल आ गया, यानी हम डेटा तो पास कर पा रहे हैं। हर पेज में अलग आ रहा है, इसमें प्रोडक्ट स्लैश पियर आ रहा है। यहाँ पे बस शो करना बाकी रहा है। तो शो करने के लिए आपको जो ऊपर URL में जो गया है पैरामीटर, उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए एक और लाइब्रेरी यूज़ होगी जिसका नाम है एक्टिवेटेड राउट। ये यहाँ से राउटर से इंपोर्ट होती है, सर्विस ही है इसलिए कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज की है। तो this.route.params.subscribe, तो ये ऑब्जर्वेबल टाइप है, इसको सब्सक्राइब करना पड़ता है। यहाँ डेटा में आपका डेटा आ जाएगा, इसको हम अलर्ट या कंसोल में देख सकते हैं। तो यहाँ एक्चुअली मैंने अलर्ट कंसोल दोनों लगा दिया, तो ये नेम पियर आपको दिख गया यहाँ पे। तो नेम पियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर मैं कुछ और एप्पल, तो नेम एप्पल आ जाता है। तो एक तरह से आप कंपोनेंट के अंदर भी अब वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हो। तो एक्सेस कर पा रहे हो तो अब असाइन करना तो इतना मुश्किल है नहीं। हम जो भी वैल्यू थी, ये जो नेम है यही उस वैल्यू का नाम है। तो मैं इसको एक बार फ्रूट कर देता हूँ जस्ट टू शो। तो यहाँ फ्रूट एप्पल आ रहा है। तो प्रॉपर्टी का नेम जो की है वो डिसाइड हो जाएगी पैरम्स के नाम से। तो अब मैं दिस डॉट प्रोडक्ट नेम इक्वल टू डेटा जो आया था डॉट फ्रूट, क्योंकि अभी हमने उसका पैरामीटर का नाम फ्रूट कर दिया है, तो उसके अंदर उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो एप्पल डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। तो और एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अलग अलग चीज़ें एंटर करते हैं। जिस पे मैं क्लिक करूँगा, जैसे बनाना पे तो बनाना डिटेल्स, एप्पल पे तो एप्पल, पियर पे तो पियर। इस तरह से आप सेम पेज को अलग अलग डायनेमिकली राउट कर सकते हैं। और इसको किसी और पेज में भी खोलेंगे इंडिपेंडेंटली तो भी वो डिटेल आपको मिल जाएगी विद इवन आफ्टर रीलोड। नाउ फाइनली मैं जावास्क्रिप्ट से राउटिंग करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम क्लिक करके नहीं कर रहे, अपने आप हो जाए राउटिंग, जैसे कितने सेकंड बाद लॉग आउट या कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए राउटर लिंक आपको काम नहीं आएगा। सपोज मैं इसी चीज़ को जो हमने लिस्ट में क्लिक बनाया था, इसको मैं राउटर लिंक से नहीं करना चाहता, जस्ट फॉर इस एग्जाम्पल के लिए हम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इसको जावास्क्रिप्ट में हम इनिशियलाइज करें। तो मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट बना लूँगा, जो इवेंट बाइंडिंग होती है, इससे हम कोई फंक्शन चला सकते हैं। तो हम फंक्शन लिखेंगे गो टू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट पेज पे ही हमको ले जाएगा। और इसमें हम आइटम का नेम, क्योंकि वो हमको पास करना ज़रूरी है, तो पास कर देते हैं। तो अभी के लिए राउटर लिंक हटा लीजिए। तो गो टू प्रोडक्ट अब हम कहीं पे इनिशियलाइज करते हैं। तो कंपोनेंट में हमने इसको इनिशियलाइज किया। यहाँ पे मैं फ्रूट, क्योंकि उसका नाम फ्रूट था, बट मैं आइटम भी पुट कर सकता हूँ। और अब क्या होगा, अब हम राउटिंग करना चाहेंगे तो इसके लिए भी एक सर्विस है और इसको हम राउटर सर्विस बोलते हैं। तो मैं प्राइवेट राउटर और राउटर सर्विस इनिशियलाइज करता हूं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन से ये भी चलेगा। और दिस डॉट राउटर में आप नेविगेट फंक्शन कॉल कर सकते। तो नेविगेट फंक्शन वही काम करेगा। इसके कमांड थोड़े अलग हैं। इसमें आपको एरे की तरह पैरामीटर्स पास करने होते हैं। तो एरे में क्या पास करना होगा, एरे में सबसे पहले पास करना होगा वो पाथ। तो आप देख सकते हो ऊपर कमांड्स एनी, तो एक एरे एक्सेप्ट करता है। तो पाथ में सबसे पहला पैरामीटर आपको पता है प्रोडक्ट, तो बिना स्लैश के आप दे सकते हैं। और दूसरा है आइटम का जो आपको नेम भेजना था, वो मैं बिना इसके दे सकता हूँ। तो जैसे आइटम है, स्ट्रिंग यहाँ दे देंगे टाइपस्क्रिप्ट को सही करने के लिए। तो अब आप चला के देखिए एप्पल, तो अभी भी ये सही चल रहा है। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट से भी एरे की तरह नेविगेट कर सकते हैं। ये जो एरे वाला फंडा है ये आप राउटर लिंक पे भी लगा सकते हैं। मैंने इस एग्जांपल में दिखाया नहीं, बट राउटर लिंक को भी डायनेमिक बनाया जा सकता है। इसमें आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे राउटर लिंक के अराउंड, और जैसे हमने पहले लिखा था स्लैश प्रोडक्ट, उसकी जगह आप यहाँ पे वही एरे पास कर सकते हैं जो हमने पहले पास की थी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, इससे इजीली चीज़ें पास हो जाती हैं और वो इंटरपोलेशन वगैरह नहीं लगाना पड़ता है।
फाइनल टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है एंगुलर मॉड्यूल या एनजी मॉड्यूल को अच्छी तरह समझने के लिए। तो शुरू में हमने कहा था कि कंपोनेंट, सर्विसेज, पाइप्स, डायरेक्टिव, इस तरह के 4 चीज़ें हो सकती हैं किसी भी मॉड्यूल में। तो यहाँ हमारे एग्जाम्पल में आप वैसे ऐप मॉड्यूल में देख चुके होंगे, तो एक पार्ट होता है डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में आप कंपोनेंट्स, पाइप्स, डायरेक्टिव्स, ये तीनों चीज़ें रखते हो। अभी शायद हमने सारी नहीं लिखी, लेकिन आप देखोगे तो कंपोनेंट कोई भी जो भी आप डिक्लेयर करना चाह रहे हो इस मॉड्यूल में, पाइप्स अगर आपने बनाए हैं कुछ एक्स्ट्रा पाइप, और डायरेक्टिव वो डायरेक्टिव नहीं जो एंगुलर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो तो किसी मॉड्यूल में होंगे ही जो आप खुद बना रहे हो। इस कोर्स में हमने कोई डायरेक्टिव बनाया नहीं है क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर वो भी आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो डिक्लेरेशन में। जो भी डिक्लेयर कर दिया मॉड्यूल में वो उस मॉड्यूल में यूज किया जा सकता है। सेकंड सेक्शन है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स का क्या मतलब है? यहाँ पे सपोज आपके पास खूब सारे मॉड्यूल हैं जो चाहे सिस्टम की लाइब्रेरी से आए हो, जैसे यहाँ ब्राउजर मॉड्यूल, राउटर मॉड्यूल, ये सब एंगुलर आपको प्रोवाइड करता है, तो वो भी आप यूज कर रहे हो। उनके अंदर जो डिक्लेयर्ड कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव्स, पाइप्स, वो भी आप यूज कर पाओगे। इनकी सीक्वेंस भी एक ऑर्डर इंपॉर्टेंट रखती है क्योंकि उसी ऑर्डर में आपको पाथ्स और राउटिंग भी कई बार इनिशियलाइज होती है। यहाँ हमने खुद के मॉड्यूल भी पुट कर दिए हैं, जैसे कार्ट और शेयर्ड मॉड्यूल। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स क्या है? यहाँ पे आप सर्विसेज को रखते हो। तो जैसे डेटा सर्विस हमने बनाई, उसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जो भी ओवरऑल अगर ये रूट कंपोनेंट, रूट मॉड्यूल है, तो रूट मॉड्यूल में आप जो भी सर्विस रखोगे वो पूरे प्रोजेक्ट में अप्लाई होगी। हर मॉड्यूल के अंदर भी उसकी सर्विसेज लिखी जा सकती हैं, फिर वो उस मॉड्यूल तक ही रहेंगी। बूटस्ट्रैप जनरली रूट कंपोनेंट ही होता है, तो ये केवल रूट मॉड्यूल में ही जनरली देखने को भी मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि जब भी ये मॉड्यूल इनिशियलाइज हो तो सबसे पहले आपको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, और इसी वजह से इस कंपोनेंट को हम डायरेक्टली HTML में शुरू में लिख सकते हैं, ऐप रूट या इस तरह से। तो वहां से ये पता लग जाता है कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे लोड किया जा सकता है। तो ये बूटस्ट्रैप एक स्पेशल तरह की चीज है। कुछ मॉड्यूल्स में हम देखेंगे एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स एक ऐसा पार्ट है जो डिक्लेरेशन आप ऊपर कर रहे थे, जैसे इस एग्जांपल में हमने पाइप को ऊपर डिक्लेयर किया है, उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? जो मॉड्यूल, इस मॉड्यूल का कुछ नाम हो सकता है, इस मॉड्यूल को कोई भी इंपोर्ट करेगा। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में किसी ने कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ है, तो कॉमन मॉड्यूल जो चीज को एक्सपोर्ट करेगा वही दूसरा एक्सेस कर पाएगा। तो एक तरह से ये एक्सेस कंट्रोल ही है। यानी अगर आप कह रहे हो कि मॉड्यूल मेरा कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करता, तो यानी उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हो सकता है उसको कुछ फंक्शनलिटी मॉड्यूल के अंदर की डायरेक्टली मॉड्यूल ही चला दे, लेकिन वो दूसरे मॉड्यूल के कंपोनेंट्स उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए यूँ कह सकते हैं कि जैसे ये शॉर्टन पाइप है, अगर आप इसको यहाँ डिक्लेयर करते तो जिस मॉड्यूल में ये लिखा हुआ है उसके अंदर के कंपोनेंट्स तो इसको यूज कर सकते थे, लेकिन इस मॉड्यूल को जो इंपोर्ट करेगा, मतलब कोई और मॉड्यूल जो इसको इंपोर्ट करेगा, वो इसके अंदर के पाइप्स और उन चीज़ों को यूज नहीं कर सकते। उनको यूज करना है तो शॉर्टन पाइप। तो जनरली शेयर्ड मॉड्यूल्स में एक्सपोर्ट होता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि आपको एक्सपोज करनी है कोई प्रॉपर्टी, यानी कोई पाइप, कंपोनेंट या डायरेक्टिव दूसरे मॉड्यूल को, तो उसको एक्सपोर्ट्स में आप पुट कर दीजिए। फाइनली हम मॉड्यूल्स के बारे में देखेंगे। अब तक हमने एक मॉड्यूल देखा था जो रूट मॉड्यूल, बट एक और मॉड्यूल मैं जनरेट कर रहा हूँ, कार्ट मॉड्यूल। तो ng जनरेट मॉड्यूल कार्ट। इस कार्ट में मैं कार्ट और प्रोडक्ट ये दोनों कंपोनेंट्स पुट करना चाहता हूँ। तो कार्ट मॉड्यूल अपने आप कार्ट फोल्डर में आ गया क्योंकि नेम मैच हो रहा था। तो कार्ट कंपोनेंट जो आपने रूट मॉड्यूल में डाल रखा है यहाँ पे, और जो प्रोडक्ट कंपोनेंट है ये डिक्लेरेशंस, ये दोनों हम वहां नहीं डिक्लेयर करना चाहते, ये हम करना चाहते हैं इस मॉड्यूल के खुद की डेफिनेशन में। कार्ट और प्रोडक्ट ऊपर अपने आप वो इंपोर्ट भी हो गए हैं VS कोड में, ये दोनों हम चाहते हैं इसके अंदर, बट अभी लॉजिकली ये दिख नहीं रहा है इसके अंदर। तो मैं फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलता हूँ। यहाँ पे मैं कार्ट फोल्डर के अंदर थोड़ा कंपोनेंट्स बनाता हूँ, एक फोल्डर, और उसमें 2 फोल्डर बनाऊंगा दोनों अलग अलग कंपोनेंट के लिए। तो एक का नाम था कार्ट। तो कार्ट से रिलेटेड जो भी फाइल हैं, ये 4 फाइलें मुझे दिख रही हैं, ध्यान रखिए मॉड्यूल फाइल नहीं मूव करनी, वो मैं बाहर रखूंगा। तो ये इसके अंदर आ गया, अभी थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है, अभी प्रोडक्ट्स आएगा तब दिखेगा। तो प्रोडक्ट को भी आप, यहाँ ये कार्ट है, इसके अंदर ये सब है, प्रोडक्ट को भी ड्रैग करके मूव कर लिए। तो अब कार्ट और प्रोडक्ट कंपोनेंट्स के अंदर है। यहाँ ऊपर ये दिखा रहा है कि पाथ चेंज हो गए हैं,
पाथ कई बार सही से भी चेंज हो जाते हैं अपने आप सेव, लेकिन कई बार नहीं होते, तो आप मैन्युअली उनको चेंज कीजिए। जैसे ऊपर आप देख रहे होगे यहाँ कुछ एरर्स भी आ गई हैं कंपाइलेशन में। ऊपर आप देखो तो कार्ट कंपोनेंट यहाँ पे इसका पाथ बदल चुका है, तो अब ये कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर है। वो सेम चीज़ आपको देनी पड़ेगी कार्ट्स मॉड्यूल के रिस्पेक्ट में कि कंपोनेंट /cart/cart कंपोनेंट। तो इस तरह से ये पाथ सही है। तो एक दो जगह और भी हो सकता है पाथ गलत हो रखे हो, आप सही कर लीजिए। अभी भी फेल हो रहा है कंपाइलेशन में। यहाँ पे भी जैसे ये ऐप मॉड्यूल है जो रूट मॉड्यूल में तो हमको ये कंपोनेंट सब चाहिए ही नहीं, क्योंकि एक ही जगह डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट होता है। तो कार्ट कंपोनेंट हटा दीजिए, प्रोडक्ट कंपोनेंट भी हटा दीजिए, तो ये हमें चाहिए नहीं। यहाँ दोनों के राउटिंग भी हैं, राउटिंग भी नहीं चाहिए। राउटिंग भी हम खुद के मॉड्यूल में पुट कर सकते हैं, जो कि इनका फीचर मॉड्यूल है। तो यहाँ पे मैं सेम प्रोसेस करता हूँ जैसे हम राउटिंग्स बनाते हैं, राउट्स लिखता हूँ, इंपोर्ट हो जाएंगी, उसके अंदर वो दोनों पाथ पुट कर देता हूँ। अब इंपोर्ट्स में मैं राउटर मॉड्यूल पुट करता हूँ, जैसे कि हमने पहले भी किया था राउटिंग इनेबल करने के लिए, और फॉर रूट मेथड चला देते हैं। तो अभी भी कुछ एरर है और ये राउटिंग सही से चल नहीं रही इन दोनों बटन के प्रेस होने पे। उसका कारण भी है क्योंकि अभी हमने राउटिंग कहाँ, इसकी राउटिंग वो क्यों लेगा जो आपका मेन एप्लीकेशन है, क्योंकि अभी आपने मेन एप्लीकेशन को ये मॉड्यूल तो पास नहीं किया, तो आपको यहाँ पे कार्ट मॉड्यूल जो आपने खुद ने बनाया है वो भी पास करना पड़ेगा। तो इस तरह से मेन मॉड्यूल को आप ये मॉड्यूल भी पास करोगे। तो अब वो चल रहा होगा, लेकिन अभी भी कुछ एरर्स बाकी हैं जो रिजॉल्व करनी है। कई बार आप यहाँ पे भी देख सकते हो कंसोल में एरर्स आ रही होंगी क्लियरली। तो एक पाइप की एरर है, और एनजी मॉड्यूल में कुछ क्लास में शेयर्ड मॉड्यूल, आई थिंक कुछ और भी इश्यूज़ हैं। तो एक अच्छा तरीका होता है, कई बार आप किसी भी तरह से उसको ठीक नहीं कर पा रहे तो एनजी सर्व वापस से चला लें, क्योंकि कई बार कैश आउटपुट भी रह जाते हैं। तो मैं एक बार वापस से कर रहा हूँ, पर यहाँ पे आप देखो एक पाथ तो गलत है। डेटा सर्विस इसके एकदम बाहर नहीं है, काफ़ी बाहर चली गई, क्योंकि अब हम कार्ट कंपोनेंट को काफ़ी अंदर ले आए हैं। तो /// करके आप डेटा सर्विस जितनी बाहर है उतना उसका पाथ पुट कर दीजिए। तो हम अपना वापस से पूरा एनजी सर्व लोड कर चुके हैं। तो अब वापस जो फ्रेश एरर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। एक तो शॉर्टन पाइप की गड़बड़ है। शॉर्टन पाइप आपको याद होगा कि वो मेन मॉड्यूल यानी रूट मॉड्यूल में था, तो वो तो अब है नहीं। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में वही चीज़ें काम करेंगी जो इसमें हैं, तो पाइप इस मॉड्यूल में है नहीं, तो आप यहाँ लिख नहीं सकते। तो मैं एक बार इसके लिए कमेंट कर देता हूँ, तो ये वाला एरर तो चला जाएगा। इसके अलावा भी इसमें कोई एरर है तो रीलोड करके देखते हैं। अभी भी कैनॉट गेट स्लैश आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर एक क्लियरली एक एरर आ रहा है एनजी मॉडल के नीचे, तो वो हमको बता रहा है कि एनजी मॉडल काम नहीं कर रहा। अगर आपको याद हो तो एकदम शुरू में हमने फॉर्म्स मॉड्यूल भी इंपोर्ट किया था। तो इस मॉड्यूल में जो हमने नया मॉड्यूल बनाया है, क्योंकि हमारे कंपोनेंट्स तो अब इस मॉड्यूल में आ गए, तो उनको सारी डिपेंडेंसी यहाँ चाहिएंगी, तो वो फॉर्म्स मॉड्यूल भी हमको लाना पड़ेगा। तो ये फॉर्म्स मॉड्यूल यहाँ से कट कर लेते हैं। मेन मॉड्यूल में अब इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि मेन मॉड्यूल में कुछ है भी नहीं। तो कार्ट मॉड्यूल में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अगर खुद से इंपोर्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब रीलोड करके देखते हैं, पूरी ऐप वापस आ गई है और राउटिंग भी चल रही है। एक बार आप चेक कर लीजिए सारे फीचर्स, तो सब फीचर्स सही से चल रहे हैं। तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ, बट अब आप एक नया स्ट्रक्चर बन गया। एक फीचर मॉड्यूल है आपके पास जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। अब एक शेयर्ड मॉड्यूल बनाते हैं जो कई कंपोनेंट्स कई मॉड्यूल्स के साथ शेयर हो सके। तो उसमें हम वो शॉर्टन पाइप रखेंगे जो अभी तक हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो एनजी जनरेट मॉड्यूल शेयर्ड। तो शेयर्ड मॉड्यूल की अलग फंडा होता है। ये मॉड्यूल कई बार इंपोर्ट किया जा सकता है अलग अलग मॉड्यूल्स में। तो अभी तक ये जो रूट मॉड्यूल में शॉर्टन पाइप था, इसको हम हटा लेंगे। मैं इसको रूट मॉड्यूल में नहीं पुट करना चाहता, मैं इसको एक शेयर्ड मॉड्यूल में पुट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से इसका डिक्लेरेशन, इंपोर्ट सब कुछ हटा लेते हैं, और शेयर्ड मॉड्यूल जो बन गया है अब उसको देखते हैं। यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर देते हैं शॉर्टन पाइप को, और इसको रख भी देते हैं। तो मैं ड्रैग करके इसको शेयर्ड फोल्डर में भी ले आता हूँ, लॉजिकली भी वहीं होना चाहिए। और न्यू फोल्डर में एक पाइप्स बना लेते हैं फोल्डर, उसमें इसको पुट कर देंगे। जैसे कंपोनेंट्स है, पाइप्स है, ऐसे अलग अलग फोल्डर बनाना ज़्यादा लॉजिकल रहता है।
अब इसका टेस्ट फाइल तो कोई काम का नहीं है, डिलीट कर देते हैं। तो ये शेयर्ड मॉड्यूल बन गया है। तो इस शेयर्ड मॉड्यूल को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या मतलब है, जैसे कि कार्ट कंपोनेंट में काम नहीं कर रहा था, तो अब इसमें शॉर्टन वापस से पाइप में लगाता हूँ और शॉर्टन 3, तो अब कंपाइलेशन एरर, क्योंकि अभी भी इस मॉड्यूल को पता नहीं, तो कार्ट मॉड्यूल में इसको इंपोर्ट कर लिया जाए। तो शेयर्ड मॉड्यूल इंपोर्ट किया, रीलोड किया, अभी भी प्रॉब्लम है। अब क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि एक स्पेशल चीज़ चाहिए होती है शेयर्ड मॉड्यूल को, वो है एक्सपोर्ट। तो जो चीज़ आप दूसरों को एक्सपोज करना चाहते हो उसको एक्सपोर्ट्स में डालना होगा। तो यहाँ पे आप शॉर्टन पाइप को एक्सपोज कर दीजिए। तो अब शॉर्टन पाइप एक तरह से इस मॉड्यूल को, मतलब जिसमें भी इसको इंपोर्ट किया गया है। तो अब देखेंगे, यहाँ कार्ट में जाते हैं, एप्पल, अब ये देखिए शॉर्टन हो रहा है, तो शेयर्ड मॉड्यूल चल गया है। एक और जगह अब शेयर्ड है तो 2 जगह तो कम से कम यूज़ करें उसे। तो जैसे कार्ट.लेंथ है, ये ऐप कंपोनेंट है जो सबसे आउटर ऐप मॉड्यूल में है। तो इसमें टाइटल भी था एक वेरिएबल, उसको शॉर्टन करके देखते हैं। तो शॉर्टन किया 3 से, तो वही एरर, पर एरर हटाना है तो शेयर्ड मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे भी शेयर्ड मॉड्यूल इंपोर्ट किया, तो अब यहाँ पे भी जो डेमो ऐप या कुछ उसका नाम था उसका शॉर्ट आ गया। तो एक तरह से शेयर्ड मॉड्यूल एक से ज़्यादा जगह यूज़ हो सकता है। और ये कॉन्सेप्ट्स हैं। फीचर मॉड्यूल जनरली इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी को रखता है, शेयर्ड मॉड्यूल शेयर्ड फंक्शनैलिटी को रखता है। तो ये सब पार्ट्स को हम जान चुके हैं। डिक्लेरेशन में आप कंपोनेंट्स, जो भी रेलेवेंट कंपोनेंट, डायरेक्टिव या पाइप्स रख सकते हो। डायरेक्टिव इस ट्यूटोरियल में हमने बनाए नहीं, बट पाइप्स आपने देखा था, हम यहीं डिक्लेयर करते हैं। इंपोर्ट्स में आप जितने भी इम्पॉर्टेंट, जो भी इस मॉड्यूल को या इसके अंदर के कंपोनेंट्स को चाहिएंगे, तो जैसे यहाँ पे ब्राउज़र मॉड्यूल, राउटर मॉड्यूल, कार्ट मॉड्यूल, ये इसको चाहिए क्योंकि ये मेन ऐप है तो इसको तो सब चाहिए। तो वो सारे इंपोर्ट्स आपने किए हैं। इंपोर्ट करने से आप सोच सकते हो वो सारे डिक्लेरेशन जो उन मॉड्यूल्स के अंदर हैं वो भी इसको एक तरह से मिल जाते हैं, मतलब उनकी भी कुछ फंक्शनैलिटी इसको मिल जाती है, स्पेशली शेयर्ड मॉड्यूल की जो इसने एक्सपोर्ट कर रखे हैं। प्रोवाइडर्स क्या हैं? प्रोवाइडर्स हैं सर्विसेज। तो यहाँ पे ये ब्लैंक दिख रहा है, बट उसका कारण है कि ये इंजेक्टेबल में पहले से लिखा हुआ था प्रोवाइड इन, तो प्रोवाइडेड इन रूट, यानी अपने आप कह रहा था कि रूट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। इस पार्ट को अगर आप हटा लो तो एरर आएगा। तो रीलोड किया तो अब एरर आया, फेमस एरर है, नो प्रोवाइडर फॉर दिस सर्विस। तो अब इसको प्रोवाइडर में पुट कर दीजिए। एक और तरीका है, तो अब मैं वो ना रख के यहाँ प्रोवाइडर में सीधे उसको पुट करता हूँ। तो इस तरह से भी रूट में आप प्रोवाइड कर सकते हो कोई सर्विस को। तो अब रीलोड करते हैं तो ये वैसा ही फंक्शन करेगी। एक बार आप चेक भी करना चाहें तो कार्ट में कुछ ऐड कीजिए, आप देखो कार्ट में चेंज हो गया, यहाँ भी सर्विस से चेंज हो रहा है। तो ये प्रोवाइडर्स हैं, तो जितने भी एप्लीकेशन चाहिए वो भी पुट कर सकते हो। और बूटस्ट्रैप है कि कौन सा कंपोनेंट सबसे पहले इस मॉड्यूल में लोड करना है, और जनरली ये रूट मॉड्यूल में ही लिखा जाता है क्योंकि हर मॉड्यूल को कुछ बूटस्ट्रैप नहीं करना होता।